गिलोटीन की तलवार के नीचे झुका हुआ था विकोर वैन बास्करविल का सिर। बास्करविल फैमिली का वफादार हाउंड, जिसे झूठे इल्जामों के तहत मौत की सजा दी जा रही थी। इल्जाम डीमन क्लैन से सांठगांठ का। चारों तरफ सन्नाटा, मगर उसके दिल में तूफान था। आखिरी सांस लेते हुए उसने आंखें बंद की। अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिला तो मैं कभी हाउंड बनकर नहीं जीऊंगा। लेकिन फिर अगली बार जब उसने आंखें खोली, वो गिलोटीन नहीं, एक पालने में था। शरीर छोटा, कमजोर, सिर भारी और आसपास रोते हुए बच्चों की आवाज। वो समझ ही नहीं पाया, क्या मैं नर्क में हूँ? नहीं, वो अब एक नवजात शिशु बन चुका था। बास्करविल फैमिली का ही एक नर्सरी, और चारों तरफ सैकड़ों बच्चे। इसी बीच भारी कदमों की आवाजें गूंजी। बास्करविल फैमिली का मुखिया ह्यूगो ला बास्करविल वहां आया। बच्चों के पालनों की तरफ बढ़ा, एक एक को देखा और हर एक को नजरअंदाज करते हुए बुदबुदाया, बेकार, ये सब तो कचरा है। लेकिन जब उसकी नजर वैकोर पर पड़ी, वो ठिठक गया। बाकी सब रो रहे थे, लेकिन ये बच्चा चुप था। ह्यूगो ने बिना कोई सवाल पूछे हुक्म दिया, इसे क्रेडल ऑफ सोर्ड्स में डाल दो। विकोर की आंखों में अब नफरत थी, वही नफरत जिसने उसके गले पर गिलोटीन चलवाई थी। उसे साफ याद था, उसी ह्यूगो ने झूठे इल्जामों में उसे मरवाया था। अब वाइकोर जान चुका था, वो दोबारा जन्म ले चुका, उसी दुनिया में, उसी जहरीले परिवार में। लेकिन इस बार वो वही गलती नहीं दोहराएगा। पहले वो एक गैरकानूनी रिश्ते से पैदा हुआ था, गरीबी में पला, गंदगी में बड़ा हुआ, और एक वफादार कुत्ते की तरह ह्यूगो के हर हुक्म पर चला। उसने सिर्फ एक चीज चाहिए थी, कभी तो ह्यूगो उसे अपनाएगा, मगर बदले में मिली मौत। अब उसे सब याद था, वो सब गंदगी, वो सब जिल्लतें, और आखिर में सजा। लेकिन इस बार अब वो बना है बच्चा, मगर दिल में है आग। और ह्यूगो ने जो खुद उसे क्रेडल ऑफ सोर्ड्स में डलवाया है, उसे क्या पता यही गलती ह्यूगो की तबाही की वजह बनेगी। क्रेडल ऑफ सोर्ड्स बास्करविल फैमिली का सबसे खतरनाक ट्रायल। बचपन में ही बच्चों को फेंका जाता है एक मेज में। हजारों धारदार तलवारों से भरे इस हेलिक्स मेज से निकलना ही पहला टेस्ट है। मेज के आखिर में है स्टिक्स रिवर, एक रहस्यमयी नदी जो बच्चों के जिस्म को लोहा बना देती है। लेकिन ये नदी हर बच्चे को नहीं अपनाती, सिर्फ वही जिसे ये खुद चुनती है या जो इसे जीत कर छीन ले। विकोर रेंगते हुए उस मेज में बढ़ा। चारों तरफ कटीले ब्लेड्स, फिसलन भरी जमीन और हर जगह खतरा। उसके जिस्म पर जख्म भरने लगे, मगर उसकी आंखें सिर्फ एक मंजिल पर टिकी थी, स्टिक्स रिवर। पिछली जिंदगी में उसके अपने ही भाइयों ने उसे धक्का दिया था, वो रिवर तक पहुंचा ही नहीं पाया। पर इस बार मैं सब कुछ लूट लूंगा। वो गिरा, लहूलुहान हुआ, और फिर वो सीधे जा गिरा स्टिक्स रिवर में। ठंडा लोहा जैसा पानी उसके जिस्म के कटे हिस्सों से भीतर घुसने लगा। जलन इतनी तेज थी जैसे हड्डियां जल रही हों, मगर विकोर की आंखों में सिर्फ एक प्यास थी, मैं इसे आखिरी सांस तक पीऊंगा। बाहर खड़े अटेंडेंट्स चिल्ला रहे थे, वो मर जाएगा, बाहर निकालो, पर वो हिला तक नहीं। दूर खड़ा ह्यूगो उसे देख रहा था, आंखों में अजीब सी चमक और होठों पर तिरछी मुस्कान। उसने अपने बटलर जॉन बरामोर से पूछा, कितना वक्त हुआ? बरामोर बोला, लगभग 7 मिनट से। ह्यूगो हंसा, शायद अब वो मरेगा। अटेंडेंट्स घबराकर बोले, महाराज उसे बचाइए। ह्यूगो ने आंखें तरेरी और ऊंची आवाज में पुकारा, विकर, बस करो, बाहर आ जाओ। मगर विकोर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, शायद वो सुनना ही नहीं चाहता था। मुझे अब रुकना नहीं है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक आखिरी कतरा नहीं पी लेता। विकोर अब भी स्टिक्स रिवर के अंदर था, उसके शरीर में पानी घुस रहा था, घावों से होकर हड्डियों तक पहुंच रहा था, जैसे शरीर लोहे का बन रहा हो। दर्द बेहिसाब था, सांस लेना भी मुश्किल। पानी उसके मुंह में भरने लगा और वो डूबने लगा, लेकिन फिर भी, सहन करो, सहन करो, सहन करो, वो खुद से बुदबुदा रहा था। ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता। जब वो पानी में पूरी तरह डूबने ही वाला था, एक हाथ ने उसे खींच लिया बाहर। ह्यूगो ला बास्करविल ने खुद उसे बाहर निकाला, चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान और आंखों में अजीब सी दिलचस्पी। उसने नीचे पड़े वाइकोर को देखा और कहा, तू तो इतना लालची निकला, स्टिक्स का पानी पीने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसकी नजर वाइकोर के मुंह पर गई। वो चौंका गया, इसे तो दांत भी आ चुके हैं, इसका नाम क्या है? ह्यूगो ने पूछा। जॉन बारामोर ने सिर झुकाया, विकर वैन बास्करविल सर। ह्यूगो की मुस्कान गहरी हो गई, तो एक बेहद लालची बेटा पैदा हुआ है। विकर अब भी बेहोशी और चेतना के बीच झूल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। तेरे ही दांतों से ह्यूगो मैं तेरा सिर चबाऊंगा, तेरे ही घर को, तेरी ही विरासत को मैं अपनी दोनों हथेलियों से मिटा दूंगा। विकोर ह्यूगो ला बास्करविल का नाजायज बेटा था, एक ऐसा बच्चा जो जन्म से ही हाशिए पर था। पर जब वो 8 साल का हुआ, लोगों ने मान लिया कि ये बच्चा साधारण नहीं है। वो अपने उम्र के बच्चों से कई गुना ज्यादा होशियार था। पर बास्करविल घराने में, जहां खून ही सब कुछ तय करता था, विकोर सिर्फ एक और बच्चा था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, विकोर ने अपनी राह खुद चुनी, हत्या, जासूसी और युद्ध का रास्ता। 20 की उम्र तक उसने कई मिशंस पूरे कर लिए थे, पर फिर भी जहां बाकी शाही बच्चे ताज पहनते थे, वहां विकोर को सिर्फ छाया दी जाती थी। 30 की उम्र में डिमोनिक रेल्म के गेट खुल गए, नरक का तूफान इंसानी दुनिया पर टूटा। विकोर अब एक अनुभवी योद्धा था। उसने अपनी तलवार से एक एक राक्षस को काट डाला। 5 साल तक वो लहूलुहान जमीनों पर लड़ा, हर दिन मरने के कगार पर, हर रात खून से सना हुआ। और जब आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, मानवता ने जीत हासिल की। किंगडम ने विकोर को इनाम दिया, पर वो इनाम था झूठे आरोप, गद्दारी का ठप्पा
और गिलोटीन की सजा, और फिर सब खत्म हो गया। लेकिन अब विकोर की आंखें फिर से खुली, एक नर्सरी के बिस्तर पर। उसे याद था स्टिक्स का पानी अब उसके जिस्म में था। इस बार की शुरुआत पिछली से कहीं बेहतर थी। उसी वक्त दरवाजा खुला, एक मेड कमरे में आई। उसने हल्की आवाज में खुद से कहा, मैडम ने ऐसे बच्चे के बिस्तर पर ये चीज क्यों रखने को कहा? विकोर चौंका। मैडम? इस घर में कोई मैडम और उसे कोई चीज भेजे? एक हरामी बच्चे को? मेड ने एक बॉक्स विकोर के बिस्तर में रखा और चली गई। विकोर ने उस बॉक्स को देखा और जैसे ही ढक्कन खुला, दो ब्लडी मामबास जहर से भरे सांप सीधे उसकी तरफ बढ़े। विकोर की रूह कांप गई। क्या ये मुझे मारने के लिए भेजे गए हैं? बास्करविल घर में मैडम कहने लायक लोग गिने चुने हैं। जो भी हो, ये चाल सिर्फ एक ही मकसद से चली गई थी, कंपटीशन खत्म करना। वो दो सांप अगर चाहे तो पूरी नर्सरी के बच्चों को खत्म कर सकते हैं, पर विकोर अब वो बच्चा नहीं रहा था। उसने दोनों ममबास को नंगी हाथों से पकड़ लिया। जहर उसकी चमड़ी में उतर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक सोच थी, एक दिन इसी हाथों से पूरे बास्करविल खानदान को जमीन चटा दूंगा। अगली सुबह बास्करविल परिवार के लोग हैरान रह गए। विकोर बड़े आराम से मरे हुए दो सांपों के बीच सो रहा था। उस रात जब वाइकोर ने दो जहरीले सांपों को मार डाला था, अगली सुबह बास्करविल महल में हड़कंप मच गया। कोई नहीं समझ पाया कि वाइपर्स वहां आए कैसे, पर एक चीज तय थी, किसी ने भेजे थे। और जवाबदेही तय करने के लिए जो भी नैनी उस रात ड्यूटी पर थी, उन्हें टॉर्चर के बाद एग्जीक्यूट कर दिया गया। लेकिन असली सच सिर्फ एक को पता था, वाइकर वैन बास्करविल को। 8 साल बाद वाइकर अब एक क्लासरूम में बैठा था, जहां उनकी क्लास में सोर्ड्समैनशिप के लेवल्स पढ़ाए जा रहे थे। टीचर बोल रहा था, अगर तुम अपनी तलवार में माना नहीं डाल सकते तो तुम एक बिगिनर हो। अगर थोड़ा सा माना इन्फ्यूज कर सकते हो तो एक्सपर्ट कहलाओगे। जब तलवार से लिक्विड लाइक ऑरा निकले तो वो ग्रेजुएट लेवल है, और जब ऑरा ठोस बन जाए और तुम्हारे कंट्रोल में हो तब तुम बनते हो स्वॉर्ड मास्टर। और फिर टीचर ने एक नाम लिया, सर ह्यूगो, बास्करविल का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन, एक सच्चा स्वॉर्ड मास्टर। क्लासरूम में सब बच्चे एक साथ चौंक उठे। सर ह्यूगो? क्या वो सच में इतना ताकतवर है? लेकिन विकोर कहीं और खोया हुआ था। रिग्रेस करने से पहले की ताकत उसे अब फिर से वापस पानी थी। टीचर ने विकोर को देखा। उसकी नजरें खाली थी, लेकिन शरीर में वो ताकत थी जिसने स्टिक्स रिवर में 7 मिनट तक खुद को जिंदा रखा था। पेट्रियटार ये देखकर बहुत खुश होंगे, टीचर ने मन में सोचा। पर वाइकर के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, ह्यूगो को मारने के लिए कितने साल और चाहिए? उसी क्लासरूम में एक कोना था जहां से 3 बच्चे उसे घूर रहे थे, 3 जुड़वा भाई। क्लास खत्म होने के बाद वो तीनों वाइकर के पास आए, उसे धक्का दिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे गार्बेज वैन आ गया, स्टिक्स नदी में कूदा था, 2 सांपों को मार दिया, झूठ बोलना बंद कर हरामी। विकोर की आंखें सिकुड़ गई। उसने उन्हें पहचान लिया, ह्यूगो ला बास्करविल्स ट्राइडेंट, तीनों भाई जिन्होंने पास्ट लाइफ में उसे धोखा देकर उसके शरीर में छुरा घोंपा था। नाम थे एच रोला बास्करविल, मिडलब्रो ले बास्करविल और लूरो ले बास्करविल, सभी 9 साल के। लेकिन दिल सड़ा हुआ। विकर ने सोचा, ये सब 10 साल में बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं, शायद अभी कुछ करना पड़े। एक ने जेब से चाकू निकाला। एक अफवाह सुनी है, स्टिक्स रिवर में बहुत देर तक रहो तो शरीर स्टील बन जाता है, चाकू से भी कुछ नहीं होता। दूसरे ने जोड़ा, टेस्ट करते हैं इसका। तीसरे ने पीछे से वाइकोर को पकड़ा, एक हाथ से उसका मुंह बंद किया और बोला, अगर ये 3 मिनट तक सह गया तो मैं अपना हाथ खा जाऊंगा। विकोर ने एक पल के लिए उस गेम में हिस्सा लिया और फिर चुपचाप खड़ा रहा। 1 मिनट बीता, 3 मिनट बीते, 10 मिनट बीत गए, पर विकोर को खरोंच तक नहीं आई। तीनों के चेहरे से रंग उड़ गया। अफवाह सच निकली। तीनों ने ऊब कर विकोर को छोड़ दिया। पर तभी वो त्रिकाल की तरह बोला, याद है ना हाथ खाने की बात? अचानक एक चीख गूंजी। ट्रिपलेट ने देखा, उसकी उंगली गायब थी। विकोर ने धीरे से कुछ थूका और उस उंगली को जमीन पर गिरा दिया। क्या कर रहा है तू? ट्रिपलेट चीखा। विकोर ने उसकी आंखों में झांका, फिर धीमे से कहा, वादा निभा रहा हूँ, खा ले। दूसरे 2 भाई डर के मारे कांपने लगे। चलो प्रीस्ट के पास चलते हैं, उंगली जोड़वा देंगे। पर विकोर ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। उसकी आवाज अब और भी ठंडी हो गई। क्यों ना इस गेम को एंड तक खेलें? तीसरे ने गुस्से में चाकू चलाया। हरामी, तू 1 साल छोटा है, तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। पर जब चाकू विकोर के शरीर से टकराया तो कुछ नहीं हुआ। उसकी स्किन एकदम स्टील जैसी थी। विकोर ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ा। ट्रिपलेट चीख उठा। विकोर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, बास्करविल में उम्र की नहीं ताकत की चलती है। और फिर उसने कहा, चलो खेल जारी रखते हैं। उसने हाथ और जोर से मरोड़ा। चीख अब महल की दीवारों तक गूंज रही थी। विकोर की आवाज गूंजती रही, ये बास्करविल है, यहाँ जो जिंदा रहेगा वो वही होगा जिसके हाथों में पावर और टैलेंट हो। कमरे में सन्नाटा था। ट्रिपलेट्स जमीन पर पड़े तड़प रहे थे, बिल्कुल टूटे हुए, हारे हुए। वाइकोर चुपचाप उनके ऊपर खड़ा था, चेहरे पर न कोई डर न दया, सिर्फ एक बर्फ जैसी ठंडी नजरों के साथ। उसने नीचे झुका और बिना किसी भावना के कहा, इलाज के बाद ठीक हो जाओगे, लेकिन इस कमरे से बाहर कोई नहीं जाएगा। अब ये दर्द तुम्हारे अपने जिस्म का हिस्सा है, सीखने के लिए काफी होगा। ट्रिपलेट्स सहमे हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी वाइकोर ने कहा, पर मैं दयालु हूँ, एक को जाने की इजाजत दूंगा। तीनों की आंखों में उम्मीद की एक चमक लौटी, लेकिन उसी पल विकोर ने एक तेज चमकती हुई नाइफ जमीन पर फेंकी। कौन जाएगा? ये तुम तीनों तय करोगे? वो घूमकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर पलटा। एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, जल्दी तय करो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करता, कम से कम एक तो जिंदा रहना चाहिए, है ना? उसके शब्द कमरे की हवा को चीरते हुए गूंजे। ट्रिपलेट्स ने नाइफ की तरफ देखा, फिर एक दूसरे की आंखों में वो नजरों की लड़ाई जिसमें सिर्फ एक चीज थी, सर्वाइवल। और अगले ही पल धक्का, चीख, घूंसे, नाखून, खून। कमरे के अंदर अब भाई भाई को मार रहा था। विकर दरवाजे के उस पार खड़ा था, सुन रहा था सब कुछ, हर घसीटती हुई सांस,
हर चीख, हर चोट एक ट्विस्टेड सुकून के साथ। बास्करविल का ट्राइडेंट अब ट्राइडेंट नहीं रहा। विकोर ने एक ही चाल में तीनों भाइयों को एक दूसरे के दुश्मन बना डाला। दूसरी तरफ पेट्रियार्क ह्यूगो ले बास्करविल अपने ऑफिस में हेड बटलर जॉन बरामोर की रिपोर्ट सुन रहा था। मोक्लैन रूबी माइन को अपना कह रहा है। ह्यूगो ने सिर्फ सिर हिलाया। जब वो खुद आएंगे बात करने तब देखेंगे। जॉन आगे बढ़ा। जुवेनाइल फोर्ट्रेस का इंटरिम इवैल्यूएशन भी आया है। रिटन एग्जाम में मास्टर विकर ने हाईएस्ट स्कोर लिया है। ह्यूगो ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा है। लेकिन फिर जॉन का चेहरा सख्त हो गया। आवाज धीमी। एक इंसिडेंट भी हुआ है माय लॉर्ड? कितने मरे? हुगो ने सीधा पूछा। जॉन बोला, कोई नहीं मरा, लेकिन मास्टर एचआरओ की दांतें टूट गई, मिडलियो का जबड़ा चूर चूर है और लुरो की एक उंगली अम्प्यूटेट करनी पड़ी। हुगो का चेहरा पल में सख्त हो गया। इतने करीब थे वो तीनों, आपस में क्यों लड़ते? जॉन ने जवाब दिया, वो किसी आउटसाइडर से नहीं लड़े थे माय लॉर्ड, वो मास्टर विकोर से भिड़े थे। एक पल को ह्यूगो चुप हो गया। कुछ देर बाद विकोर उनके सामने खड़ा था। 8 साल का वो लड़का और चाल ढाल में एक वॉरियर। पेट्रियार्क ह्यूगो ने मुस्कुराकर कहा, काफी बड़े हो गए हो। आखिरी बार जब देखा था तब तुम वाइकोर ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, लेकिन ह्यूगो ने सीधा मुद्दा उठाया। तुमने अपने तीनों सीनियर ब्रदर्स को तोड़ दिया। 9 साल के थे वो, तुमसे बड़े, लेकिन अब टूटे हुए हैं। विकोर शांति से बोला, इन्हें मेडिकल केयर मिल चुका है, अब ठीक है। ह्यूगो ने आंखें संकरी की। मैं उनके शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस चीज की जो कभी ठीक नहीं होती, दिल। तुमने तीनों भाइयों को अलग कर दिया। क्या तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत किया? विकोर ने सीधे ह्यूगो की आंखों में देखा, फिर एक सवाल में जवाब दिया, मैंने क्या गलत किया? ह्यूगो की आवाज भारी हुई। तूने 3 भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। विकोर का चेहरा शांत रहा, पर उसकी क्रिम्सन आइज में हल्की चमक आई। मैं स्ट्रॉन्गर था, और जो ज्यादा ताकतवर हो वो गलत कैसे हो सकता है? पेट्रियार्क ह्यूगो ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें माफ कर दिया है। विकोर की आंखें हल्की सी सिकुड़ी, चेहरा थम सा गया। उन्होंने मुझे माफ किया? एक पल को उसने अपनी आंखें बंद की और फिर यादों का तूफान अंदर से उठने लगा। रिग्रेशन से पहले की एक याद, एक लड़की जो अब एक नन बन चुकी थी, आई थी पेट्रियार्क ह्यूगो से मिलने। उसका पूरा परिवार बास्केविल क्लैन की वजह से बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर भी वो माफ करने आई थी। उस वक्त ह्यूगो ने कुछ कहा था जो विक्टर को आज भी याद था, और अब उसी बात को वो दोहरा रहा था। माफ करना कमजोरों का बहाना है, जो बदला नहीं ले सकते वो माफ करने का नाटक करते हैं क्योंकि उनके पास ताकत नहीं होती। विकोर की आवाज में अब एक ठंडा यकीन था, और ह्यूगो की आंखों में वही चमक जो एक सच्चे बरसरकर को देखकर आती है। ह्यूगो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बटलर बारामोर की तरफ देखा। फूड स्टोरेज में जो चाहो उसे लेने की इजाजत है, जितना अपने हाथों से उठा सको उतना ले जाना। विकोर ने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू सर, मुझे चॉकलेट्स चाहिए। कुछ ही देर में हेड बटलर बारामोर और विकोर स्टोरेज रूम की ओर बढ़ रहे थे। बारामोर ने रास्ते में बताया, ये चॉकलेट मोर क्लैन से आई है, बड़ी मुश्किल से हासिल की गई थी। जर्मन नोबल्स इसे बेहद पसंद करते हैं। विकोर अचानक रुक गया, आंखें गहरी हो गई। मुझे वो प्रोसेस्ड चीज नहीं चाहिए। बटलर चौंका, फिर आपको क्या चाहिए? विकोर ने सीधी नजरों से जवाब दिया, कोको बीन्स, वो भी जिनकी अरोमा गहरी हो। हेड बटलर थोड़ा उलझ गया, पर विकोर का चेहरा देखकर उसने तुरंत आदेश दिया। कुछ ही देर में शेफ एक छोटी सी पाउच लेकर आया जिसमें डीप रेडिश ब्राउन रंग के कड़वे बीन्स थे। विकोर ने एक बीन उठाया, धीरे से अपने मुंह में रखा और बिना किसी शिकन के चबा गया। शेफ हैरान होकर बोला, सर ये ब्लडी बीन्स है, एक बीन से 100 लीटर चॉकलेट बन सकती है। बटलर ने देखा विकोर बिना किसी हिचक के उसे चबा रहा था। सोचा, इस बच्चे को चॉकलेट से कितना प्यार होगा, इतनी कड़वाहट भी झेल ली। शेफ ने पूछा, सर क्या हम इन बीन्स को प्रोसेस करके आपके रूम में भेज दें? वाइकोर ने सिर हिलाया, नहीं, मैं खुद लेकर जाऊंगा। बटलर थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। क्या ये बस अजीब टेस्ट है या इसके पीछे कुछ है? पर वाइकोर के मन में टेस्ट नहीं, तैयारी चल रही थी। वो बीन्स उसके लिए कोई डिजर्ट नहीं थे, वो थे एक स्ट्रैटेजी। 5 दिन बाद होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए वाइकोर ने एक प्लान बना लिया था। लेकिन बास्करविल के इतिहास में अब कुछ ऐसा होने जा रहा था जो कभी नहीं हुआ था। एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जो इस क्लैन की जड़ों तक को हिला देगा। इस दुनिया में बास्करविल क्लैन को लोग बर्जरकर क्लैन के नाम से जानते हैं, और इस नाम के पीछे है एक बर्बर, अमानवीय लेकिन असरदार ट्रेनिंग सिस्टम। जब कोई बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है, उसी दिन से ये ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे एक सीधी पहाड़ी पर दौड़ाया जाता है, बिना रुके, बिना लेटे। सिर्फ तय समय पर ही उसे बैठने या लेटने की इजाजत होती है। रात को उन्हें सुलाया नहीं जाता किसी आरामदायक बेड पर, बल्कि एक मॉन्स्टर कॉर्प्स के साथ, ताकि शरीर ही नहीं मन भी आदत डाल ले डर से लड़ने की। और जब ये बच्चे 8 साल के होते हैं, शुरू होती है असली परीक्षा। उन्हें कहा जाता है, अब तुम यंग हाउंड्स हो और तुम्हें करना होगा एक इवैल्यूएशन, ऐसा इवैल्यूएशन जो तुम्हें या तो वॉरियर बनाएगा या खत्म कर देगा। बास्करविल की टेरिटरी के बाहर एक पहाड़ है, लरेट लेनोir माउंटेन, जहां हवा भी खतरे से भरी होती है और हर चट्टान के पीछे छुपा होता है एक खूनी शिकारी। अब वहीं जमा होने वाले हैं वो सारे यंग हाउंड्स, विकर भी अपने ककाओ बीन्स के साथ। और इस बार इस पहाड़ पर कुछ ऐसा होने वाला है जो बास्करविल की पीढ़ियां तक याद रखेंगी। लरेट लेनोir माउंटेन के बेस पर बास्करविल क्लैन के तमाम यंग मास्टर्स कतार में खड़े थे, हर चेहरा टेंशन में डूबा हुआ, हर सांस के साथ खून की गर्मी और सर्वाइवल की ठंडी सच्चाई महसूस हो रही थी। उनके सामने खड़ा था एक साया, बास्करविल का शैडो डॉग, पावा वॉन बास्करविल। उसकी आवाज़ गरजी, ये परीक्षा 1 मंथ की है, तुम सबको इस जंगल में सरवाइव करना होगा,
और मॉन्स्टर हंट्स करनी होंगी। लेकिन ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था। पावा ने स्कोरिंग सिस्टम खुलासा किया। सिर्फ जिंदा रहने पर 10 पॉइंट्स, कोई अपाहिज नहीं हुआ 30 पॉइंट्स, अगर किसी और को हराया और खुद जिंदा रहे 50 पॉइंट्स, अगर मॉन्स्टर को हराया और खुद बच गए 70 पॉइंट्स, और अगर ये सब कर दिखाया तब मिलेंगे 90 पॉइंट्स। लेकिन 100 पॉइंट्स कभी नहीं मिलते, क्योंकि सर ह्यूगो ने कहा है एक सोर्ड्समैन उसी पल मर जाता है जब वो खुद को अपराजय समझ लेता है। पावा आगे झुका। उसकी आंखों की चमक में वार्निंग थी। हर किसी को एक बैज दिया गया है, अगर किसी और का बैज चुरा लो बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर मरे तो 0। फिर उसने नक्शा दिखाया। याद रहे ये पूरा इलाका नहीं खुला है, लरूज जोन में मत जाना, वो हिस्सा अनदेखी चीजों से भरा हुआ है। तुम्हारे लिए सुरक्षित जोन वही है जहां मॉन्स्टर्स पहले ही सब्जुगेट किए जा चुके हैं। शैडो डॉग्स हर जगह मौजूद होंगे, छिपकर तुम्हारी हर हरकत देखेंगे और तुम्हारा स्कोर तय करेंगे। पावा के जाते ही माहौल भारी हो गया। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने विकर की तरफ देखा, फुसफुसाहटें उठी। यही है वो लड़का ना जिसने अकेले 3 शैडो टेस्ट पास किए थे। बाहर से काल्म लगता है पर अंदर कुछ और ही है। विकोर उनकी ओर नहीं देख रहा था। उसकी आंखें थीं लरू लनवार माउंटेन की ओर, जहां वो पहले भी जा चुका था। उसके पास खड़े ट्रिपलेट्स की हालत खराब थी। उनके चेहरे पसीने में भीगे हुए थे और आपस में बहस चल रही थी। मैं सेंटर की तरफ जाऊंगा। नहीं, लेफ्ट वाला पाथ ज्यादा सेफ है, तुम दोनों पीछे रहो, लीड मैं करूंगा। पावा ने अंतिम बार सभी यंग मास्टर्स को देखा और कहा गुड लक, और फिर बेल बजा। घंटा बजते ही सब पार्टिसिपेंट्स अलग अलग डायरेक्शंस में दौड़ पड़े। कोई ऊंचाई की तरफ, कोई पुराने केव जोन्स की ओर। हर कोई चाहता था अर्ली एडवांटेज। एक लड़के ने सोचा पिछले साल वाले शेल्टर तक पहुंच जाऊं तो सब पर बढ़त मिल जाएगी। दूसरा लड़का उसके पीछे पीछे चल पड़ा, पर मन में था इसके साथ ही चलूं, फिर मौका देखकर इसका सब कुछ छीन लूंगा। उधर ट्रिपलेट्स अब भी बहस में उलझे थे। किसी का ईगो पीछे हटने को तैयार नहीं था। पावा एक चट्टान पर चढ़कर सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें तेज थीं, पर मन में एक चिंता, हमें कैजुअलिटीज कम रखनी होंगी। हत्याएं वर्जित नहीं है पर डिस्करेज की गई है। जो मारेगा उसके पॉइंट्स घटा दिए जाएंगे। विकोर को फॉलो कर रहा था एक शैडो डॉग, लेकिन वो चौंका। विकोर बाकी लोगों की तरह लड़ाई की ओर नहीं बढ़ा, वो तो माउंटेन के रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ बढ़ रहा था। शैडो डॉग ने खुद से पूछा, ये वही जीनियस है ना जिसके बारे में सब कहते हैं, या आखिर जा कहाँ रहा है? विकोर एक बड़े पुराने पेड़ के पास रुका, थोड़ी देर उस मिट्टी को निहारा, फिर मुस्कुराया। यहाँ सॉफ्ट ग्राउंड है, कैंप बनाने लायक। शैडो डॉग उसे देखकर चकित था। बाकी सब जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं और ये आराम करने की सोच रहा है। विकोर ने लकड़ियां इकट्ठा की, एक वुडन स्टिक से प्रैक्टिस की, फिर उसी पेड़ के नीचे सुकून से सो गया। शैडो डॉग की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये कर क्या रहा है? ये तो खुद को पूरी तरह एक्सपोजर में डाल रहा है। समय बीतता गया। विकोर न तो फाइट कर रहा था, न ही पॉइंट्स के पीछे भाग रहा था। वो खोदता, गैदर्स करता, ट्रैप्स बनाता, शांत, कैलकुलेटेड, पर किसी एक्शन के बिना। शैडो डॉग ने थक हार कर आखिरकार फैसला लिया, मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग देखना चाहिए, ये लड़का तो बस वक्त बर्बाद कर रहा है। जैसे ही वो शैडो डॉग वहां से गया, विकोर की मुस्कान खिल उठी। अंत में छुटकारा मिला, अब थोड़ी असली प्लानिंग की जा सकती है। उसने आग के पास बैठकर कुछ ब्लडी बीन्स डाल दी। धुआं उठा और विकोर बुदबुदाया। पुराने दिन याद आ गए जब हम फिश की स्मेल कम करने के लिए इन बीन्स का यूज करते थे। वो उठा, अपने पैक को टटोलते हुए बोला, अब सब कुछ तैयार है। शैडो डॉग भी चला गया। तो अब हंट शुरू करूं? कुछ दिन बीत चुके थे। विकोर अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर दाखिल हो चुका था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन निगाहें सतर्क। हर पेड़, हर जमीन की दरार को वो पहचान रहा था। यही इलाका है, उसने मन में सोचा, जहां मैंने अपनी स्काउटिंग डेज में कदम रखा था। जैसे जैसे वो गहराई में बढ़ा, हवा में एक अजीब सी गंध उठने लगी, जली हुई लकड़ियों की, जलते हुए रूट्स की। विकोर रुक गया, उसकी आंखें तेज हो गई। यही वो जगह है जिसकी मुझे तलाश थी। और फिर उसे दिखा एक जली हुई लीद, धुएं में भीगी, काली राख जैसी। विकोर की सांस थमी। ये वही है। यहाँ एक ही ऐसा मॉन्स्टर है जो ऐसी चीज छोड़ता है, हेलहाउंड। पेड़ों की ओट से वो निकला, 3 मीटर ऊंचा, सल्फ्रिक लपटों से भरा हुआ, मुंह और आंखों से आग बरसाता हुआ। एक ऐसा बीस्ट जो जिस जमीन पर कदम रखता है वहां तबाही छोड़ जाता है। रिस्क रेटिंग B+। विकोर की आंखें सिकुड़ गईं। इसने तो पूरी ऑयल वर्ल्ड की हेल फायर्स पी रखी हैं और अब मेरे सामने खड़ा हेलहाउंड ने गुर्राते हुए मुंह खोला। उसके दांतों से आग टपक रही थी। अगर ये काट ले, विकोर ने खुद से कहा, तो जलते हुए मरोगे। तब तक जलते रहोगे जब तक शरीर पूरी तरह खाक ना हो जाए। और उस पल विकोर को वो रात याद आई जब वो 18 साल का था और इसी बीस्ट से मुश्किल से बच पाया था। लेकिन अब वो केवल 8 साल का था। अकेले इसे हराना नामुमकिन है, लेकिन एक रास्ता है। हेलहाउंड ने दौड़ लगाई। विकोर ने साइड डॉज किया और मन में पहला रूल याद किया, हेलहाउंड्स कभी मुड़ नहीं सकते, वे हमेशा सीधी लाइन में दौड़ते हैं। विकोर ने जमीन पर पानी डाला और चिल्लाया, दूसरी कमजोरी, ये पानी क्रॉस नहीं कर सकते। हेलहाउंड अपनी सीधी लाइन से हटने के लिए लंबा चक्कर काटने लगा। बस यही मौका है। विकोर जानता था ये शैलो पानी भी इन्हें धीमा कर देता है। और फिर वो तीसरी कमजोरी सामने आई। कैनाइन मॉन्स्टर्स दौड़ते वक्त मुंह खोलते हैं। हेलहाउंड जब दोबारा गुर्राता हुआ उसके सामने आया, विकोर तैयार था। उसने एक ब्लडी बीन उठाकर सीधा मॉन्स्टर के खुले मुंह में फेंक दिया। अगले ही पल हेलहाउंड की चीख निकल गई। उसका जायंट बॉडी लड़खड़ाने लगा। वो दर्द में करा रहा था। विकोर बोला, कैनाइन्स के लिए ये जहर होती है और ये ब्लडी बीन 1 से 100 चॉकलेट बना सकता है। अब सोचो इसका असर क्या होगा। उसने अपनी सोर्ड निकाली। नजरें गड़ी थी उस जगह पर जहां मॉन्स्टर की रिब्स नहीं थी। किडनी, एक स्विफ्ट स्ट्राइक, एक साफ लीथल ब्लो और हेलहाउंड गिर गया। विकोर की सांस गहरी थी पर आंखों में सुकून। उसने एक्सपी या कहो कर्मा अवॉर्ब किया। उसका शरीर और मजबूत हो रहा था।
उसकी स्वॉर्ड अब और हल्की लग रही थी। मैं तेजी से अपने पास्ट सेल्फ के करीब पहुंच रहा हूँ। 15 से पहले वो सब हासिल कर लूंगा जो उस जन्म में कभी नहीं कर पाया था। उसने उस डेड हेल हाउंड का सिर काटा और खुद से बुदबुदाया, अब सर ह्यूगो का चेहरा देखने लायक होगा जब उसे पता चलेगा कि 8 साल का बच्चा B+ रेटिंग मॉन्स्टर की लाश लेकर लौट रहा है। लेकिन उसकी जीत का वो पल ज्यादा देर तक टिक ना सका। घास के बीच से एक हलचल हुई, ठाड़, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और एक झुंड निकल आया। हेलहाउंड्स वो आगे बढ़ रहे थे अपने गिरे हुए साथी का बदला लेने। विकॉर वहीं खड़ा रहा, चेहरा शांत, आंखें नुकीली। अब खेल और दिलचस्प होगा। उसने अपनी सोर्ड फिर से निकाली। बाकी ब्लडी बीन्स जेब में तैयार थे। एक स्मर्क उसके होंठों पर उभरा। उसने उस डेड हेलहाउंड का सिर उठाया और आसमान की ओर उछालते हुए चिल्लाया। एक हेलहाउंड का सिर काटा था और बाकियों को चुनौती दे रहा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। हेलहाउंड्स जो अभी तक गुर्रा रहे थे अब पीछे हट रहे थे। उनकी आंखों में डर था। विकोर चौंक गया। ये कैसे मुमकिन है? हेलहाउंड्स कभी भी अपने शिकार से डरते नहीं। मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और तभी उसने धीरे से पलट कर देखा। वो आया। जमीन कांप रही थी। पेड़ों के पीछे से एक 3 सिरों वाला राक्षस निकला। हर सिर से आग निकल रही थी। सांसें इतनी भारी कि पूरा जंगल थरथरा रहा था। सर्बेरस, ग्रीक मिथोलॉजी का 3 सिरों वाला नर्क का कुत्ता। विकोर की सांस थमी। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो लारू एटलेनोर माउंटेन की 7th रिज पर रहता है जहाँ मरे हुए आत्माओं की मंजिल होती है। सर्बेरस, A+ रिस्क रेटिंग, 7 मीटर लंबा, लुक आउट मॉन्स्टर्स का फाइनल गेट कीपर। विकोर की नजर उसके शरीर पर गई। उसके तीनों सिरों से खून बह रहा था। बदन में तीर धंसे हुए थे। कोई इसे शिकार कर रहा था और ये जान बचाकर यहाँ तक भाग आया। विकोर की आंखें चमकी। अगर मैं इसे अभी मार दूं तो मैं A+ मॉन्स्टर को गिराने वाला सबसे छोटा फाइटर बन जाऊंगा। विकोर ने अपनी सोर्ड निकाली। उसने अपनी ताकत अब तक छुपा रखी थी। रिवर स्टिक्स की शक्तियों से उसका शरीर फोर्टिफाइड था और उसकी रिफाइंड स्वॉर्ड्समैनशिप, वो जो उसने डीमन क्लैन से लड़ते हुए पाई थी, अब खुलकर सामने आने वाली थी। विकोर की पहली फ्यू स्ट्राइक्स ने सर्बरस को चोट पहुंचाई। उसने बीस्ट के पैरों पर कमजोर हिस्सों पर वार किया। उसका हर मूव सटीक, डेडली था। ये जीत सकता हूं, विकोर ने खुद से कहा। ये जख्मी है और मैं रेडी हूं। लेकिन एक पल की चूक ने सब पलट दिया। सर्बरस ने एक झपट्टा मारा। पहला हमला, विकोर की सोर्ड टूट गई। दूसरा हमला, उसका पंजा विकोर के सीने पर लगा और अगली ही सेकंड विकोर का शरीर हवा में उछला। धड़ाम, एक पेड़ के तने से टकराया। खून उसके मुंह से फूट पड़ा। शरीर टूट चुका था। वो वहीं जमीन पर गिरा पड़ा था, बिल्कुल शांत। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। उसके भीतर पैनिक दौड़ गई। मेरा हाथ, उसने कांपते हुए नीचे देखा। हाथ अभी भी जुड़ा हुआ था। घाव गहरे थे पर कटा नहीं था। रिवर स्टिक्स, उसका जादू अब भी मेरी रक्षा कर रहा है। विकोर ने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। सर्बरस फिर से गुर्राया और विकोर को समझ आ गया, एक और बार पड़ा तो मैं मर जाऊंगा। उसने डिसीजन लिया, अब भागना ही सबसे समझदारी है। सर्बरस पीछे पड़ा। उसके तीनों सिर गरज रहे थे। विकोर दौड़ा, हर कदम सर्वाइवल के लिए, हर सांस जिंदगी के लिए। उसकी आंखें रास्ता तलाश रही थी और तभी उसे दिखी एक आयरन फेंस, बस कुछ गज दूर। विकोर का दिल धड़क उठा। अगर मैं इसे क्रॉस कर लूं तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर हो जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। उसने पूरी ताकत लगाई, जैसे किसी ने उसकी रगों में एड्रेनलिन भर दिया। वो फेंस की ओर दौड़ा। सर्बरस पीछे था। दहाड़ें अब और ज्यादा नजदीक सुनाई दे रही थी, लेकिन वाइकोर फेंस तक पहुंच गया। झटके से उसने गेट खोला और कूद कर बाहर निकल गया। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, सांसें तेज, दिल की धड़कन जंगल को हिला रही थी, लेकिन वो बाहर था, रिस्ट्रिक्टेड जोन के बाहर। फिर भी खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उसे उस सेफ हेवन तक पहुंचना था जहां वो अपनी जान बचा सकता था। डंजन की ओर गहरे जंगल की सरसराहट में भागता हुआ वाइसर अब जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जमीन पर हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। पीछे सर्बिरस की क्रूर गर्जना गूंज रही थी। 3 सिरों वाला वो राक्षसी जानवर जो मौत को निगलता था, लेकिन वाइसर डर से नहीं, कैलकुलेशन से भाग रहा था। पहले ही इस पल के लिए तैयारी कर रखी थी। पेड़ों के बीच भागते हुए उसकी निगाहें किसी खास जगह को खोज रही थी और तभी वो गड्ढा दिखाई दिया। वही पिट जिसे उसने पहले खुद खोदा था, गहराई में भरे हुए लकड़ी के तेज भाले, हर एक पर ब्लडी बीन की एसेंस लगी हुई थी। कैनाइन मॉन्स्टर्स के लिए जहर से भी खतरनाक। सर्बिरस की अगली छलांग जैसे ही हवा में हुई, वाइसर ने खुद को एक सटीक मोड़ के साथ आगे फेंका और ठीक उसके पीछे सर्बिरस गड्ढे में गिर पड़ा। भाले उसके शरीर में धंसे और उसके तीनों सिर दर्द से चीख उठे। झाग उसके मुंह से बह रहा था। वाइसर ने हल्की सी मुस्कान दी। तैयारी हमेशा जीत दिलाती है, लेकिन ये अंत नहीं था। सर्बिरस अभी भी हिल रहा था। वाइसर ने एक और हथियार निकाला, एक लकड़ी का भाला, मगर ये वैसा नहीं था जैसा बाकी थे। ये वही भाला था जिसे वाइसर ने सालों पहले छुपा दिया था, जिसकी नोक पर ब्लडी माम्बा नाग की जहरीली दांत जड़ी थी। एक ऐसा जहर जो शिकार को सिर्फ 7 कदम चलने की इजाजत देता था, उसके बाद सिर्फ पतन। भाले को उठाते ही वाइसर की आंखों में ठंडी डिटर्मिनेशन थी। उसने ताकत से भाला फेंका और सीधा जा लगा सर्बिरस की पसली में। बीस्ट फिर से उठा, गुस्से से दहाड़ा। पहला कदम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सर्बिरस की टांगे लड़खड़ाई। उसके तीनों सिर लड़खड़ाकर जमीन की ओर गिरे और फिर पूर्ण शांति। वाइसर ने गहरी सांस ली। उसके सामने अब बस 3 मृत सिर पड़े थे। प्लस रैंक का मॉन्स्टर जो अब बस एक ट्रॉफी बन चुका था। वो जानता था कि ये एक असंभव जीत थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब अगली चिंता, इतना बड़ा शरीर लेकर लौटूं कैसे। शरीर देखकर ही
कोई भी समझ सकता था कि इसे गिराया किसने। शायद वो गार्डियन नाइट गवाह बन सकता था जिसने उसे वुडन स्पीयर्स बनाते देखा था। लेकिन तभी वाइसर की नजर एक और रहस्य पर पड़ी। सर्बिरस एक गेट कीपर होता है, मतलब कोई गेट तो जरूर होगा, एक डंजन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिमाग में बस एक ही ख्याल दौड़ा, अगर ये सच में कोई डंजन है तो इसके अंदर जो ट्रेजर होगा वो मेरे पिछले जीवन में भी कभी नहीं मिला था। वाइसर ने बिना समय गंवाए सर्बिरस की सूखी फीसिस का थोड़ा हिस्सा उठाया और अपने शरीर पर मल लिया। बदबूदार लेकिन काम का। इससे वो डंजन के छोटे मॉन्स्टर्स को चकमा दे सकता था जो अक्सर सर्बिरस जैसी गंध से डरते थे। अब उसके अंदर हंटर इंस्टिंक्ट्स पूरी तरह जग चुके थे। वाइसर ने पेड़ों के नीचे की मिट्टी, सूखे पत्ते और गीली जड़ों को बारीकी से पढ़ा। सर्बिरस के पैरों के निशान को पीछे पीछे चलते हुए वो उस जगह पहुंचा जहां वो डंजन छिपा था। जैसे ही वो उस घने सड़े हुए जमीन के नीचे गया, एक जानी पहचानी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, वो जानता था। ये वही डंजन है जो भविष्य में 10 साल बाद खोजा जाएगा, लेकिन तब तक ये पूरी तरह खाली हो जाएगा। अभी यहाँ की जमीन के नीचे की माना इतनी गाढ़ी थी कि जैसे उसकी सांसें भारी हो जाए। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अंदर घना अंधेरा था, रोशनी कहीं नहीं थी, लेकिन डर नहीं। वाइसर की लाल आंखें हल्के हल्के चमक रही थी। इस अंधेरे के पीछे कुछ है, कुछ बहुत कीमती। आगे बढ़ते ही दीवारों में जड़े हुए चमकते लाल पत्थरों ने उसकी नजरें खींच ली। रूबी मिनरल्स, और वो जानता था ये निश्चित ही पास के रेड और माउंटेन से जुड़े। अचानक उसे एक झलक मिली, एक उजाला, एक चमक कहीं दूर। वाइसर तेजी से भागा और कुछ ही देर में वो एक चमकते कमरे में पहुंच गया। उसकी आंखें रोशनी में थोड़ी देर तक एडजस्ट करती रही और फिर वो दृश्य उसने देखा। कमरे के बीचों बीच एक खंभे पर रखा था एक विशाल लाल रूबी जो खुद माना से चमक रहा था। कोई जादुई क्रिस्टल, कोई अनदेखा रहस्य। वाइसर की आंखों में उस पल सिर्फ लाल चमक थी, लेकिन उसकी वो हैरानी तब टूटी जब उसकी नजर एक कोने में पड़े कंकाल पर पड़ी। वो धीरे धीरे पास गया। हर कदम पर जमीन की दरारों में दबे खून के धब्बे और गहरे कटाव दिखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई भीषण लड़ाई हुई और बहुत समय पहले। कंकाल के पास एक चिट्ठी पड़ी थी। वाइकर ने वो उठाई और पढ़ना शुरू किया। लिखने वाले ने खुद को केन बताया, लेकिन साथ ही ये भी लिखा कि वो अपने नाम से इस पवित्र कागज को मैला नहीं करना चाहता था। जैसे जैसे वेकर ने आगे पढ़ा उसे समझ आ गया ये लेखनी बास्करविल परिवार की है। क्या केन भी उन्हीं में से एक था? चिट्ठी में केन ने बताया कि वो और उसका भाई एबल दोनों ही उस पौराणिक स्टोन चेम्बर को ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे थे जिसका जिक्र उनके परिवार की पीढ़ियों में होता आया था। अनगिनत ट्रायल्स, खतरनाक मॉन्स्टर्स और सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो इस चेम्बर तक पहुंचे थे। लेकिन जो अंतिम असाइनमेंट वहां मिला उसने उन्हें 3 साल तक वहीं बांध दिया। वेकोर ने कल्पना करने की कोशिश की कि कोई इंसान सिर्फ एक खजाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। उसकी नजर दोबारा उस चमकते रूबी पर पड़ी जो उस पूरे कक्ष के बीचों बीच एक स्तंभ पर रखा था। वही था चेम्बर की आखिरी पहेली की चाबी। वेकोर ने स्तंभ पर खुदे शब्द जोर से पढ़े। When entering it's one, but once inside it's two. When leaving it's one. पहेली सीधी नहीं थी, लेकिन केन की चिट्ठी में भी लिखा था कि उन्होंने भी इसको लेकर बहुत सोच विचार किया था। केन ने लिखा था कि वो और आबिल जुड़वा थे, जन्म के बाद अलग कर दिए गए। उन्हें लगा कि खजाने को हासिल करने के लिए उन्हें फिर से एक होना पड़ेगा, यानी उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बाहर निकल सकता था। और फिर केन ने आबिल को मार दिया, लेकिन तब भी कुछ नहीं बदला। विकोर ने चिट्ठी को एक बार फिर ध्यान से पढ़ा। केन ने आखिर में लिखा था ये शैतान की गुफा है, यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होता, बस इंसान को छलता है। विकोर सोच में पड़ गया। वो असाइनमेंट उसके सामने भी अब खड़ा था। केन और एबल जैसे ही शब्द, वही रिडल, लेकिन वो जानता था उसका कोई जुड़वा नहीं है। तो फिर When entering it's one, once inside it's two, when leaving it's one again, शब्द उसके जहन में गूंजते रहे। एकाएक उसकी निगाह स्केलेटन पर पड़ी और जैसे किसी पजल का टुकड़ा अचानक जगह पर आ जाता है, उसे जवाब समझ आ गया। केन और एबल की सबसे बड़ी गलती थी खुद को 2 लोग मान लेना। विकोर धीरे धीरे रूबी की ओर बढ़ा, फिर मुड़ा और उस अंधेरे रास्ते की तरफ देखा जिससे वो अंदर आया था, और वहीं उसे दिखा जवाब। जब मैं अंधेरे में दाखिल हुआ तो मैं एक था, लेकिन जैसे ही रोशनी ने मुझ पर पड़कर मेरा शेडो बनाया, मैं 2 बन गया। और जब ये रोशनी टूटेगी और फिर से अंधेरा होगा, तभी असली दरवाजा खुलेगा। विकोर ने गहरी सांस ली और रूबी पर अपनी तलवार से एक जबरदस्त वार किया। रूबी टूटते ही एक तेज चमकदार रोशनी पूरे चेम्बर में फैल गई और फिर चुप्पी। अगली ही पल जमीन कांपी और सामने की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। वाइकर की आंखें चौंधिया गईं, लेकिन जब वो ठहर कर उस रोशनी में देखने लगा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो चीज, वो असली खजाना, वो कारण जिसकी वजह से केन और एबल की मौत हुई थी, वो था एक तलवार जो पत्थर पर रखी हुई थी और उससे एक स्याह शैतानी आभा निकल रही थी। विसर की आंखें उस तलवार पर टिक गईं। कमरे की माना फिल्ड हवा में वो चमकती हुई काले और गहरे लाल रंग के बीच कोई राक्षसी चीज लग रही थी। उसने कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसकी निगाहें नीचे पत्थर पर उभरे शब्दों पर गईं, उसके भीतर एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। लिखा था सिर्फ बास्करविल का रक्त रखने वाला ही इस तलवार को ले सकता है। वेसर की सांस रुक गई। ये बेल्ज़ेबब की तलवार है। वो नाम सुनते ही उसके भीतर बचपन की यादें लहराने लगी। उसे वो पुरानी किताब याद आई, बचपन में देखी हुई, जिसमें एक भयानक
विशालकाय मक्खी जैसा दैत्य था। बेल्जेबब एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे महाद्वीप का विनाशक कहा जाता था, जिसे रोका था केवल 7 वंशों के फाउंडर्स ने, और उनमें से पहला था बास्करविल का फाउंडर। वाइसर का दिमाग अब तेजी से उन कहानियों को जोड़ रहा था। बेल्जेबब डेविल्स होली कॉन्स्टलेशन का हिस्सा, 7 विनाशों में से एक, और ये तलवार उसी के शरीर से बनी हुई। वो याद करने लगा कैसे राक्षसों के कबीले ने इसी तलवार को चुराया था और इसकी वजह से इंसानों की सेनाओं में हजारों मौतें हुई थी। वाइसर ने तलवार की ओर हाथ बढ़ाया, आंखों में गुस्सा और आवाज में संकल्प। अब ये कभी राक्षसों के हाथ में नहीं जाएगी, ये मेरी है। जैसे ही उसने मूठ पकड़ी, एक अजीब सी ऊर्जा उसके हाथ में समा गई। उसने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन तलवार गायब हो चुकी थी। कुछ ही पलों बाद वही तलवार उसके हाथ से निकलती हुई फिर सामने आई, लेकिन इस बार जैसे उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी हो। बेल्जेबब की तलवार अब उसके हाथ से उभर रही थी, एक धुंधली ऑरा छोड़ते हुए। वाइसर की आंखें चमक उठी। ये शैतानी नक्षत्र के शव से बनी है, और वो खुद से बुदबुदाया, अब मेरी ताकत कहां तक जा सकती है। उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान थी। तलवार को साथ लेकर वाइसर ने डंजन के बाकी हिस्सों की तलाश की, लेकिन उसे एहसास हो गया कि वहां अब कुछ नहीं बचा। वो लौटने ही वाला था कि अचानक उसके शरीर में कुछ गड़बड़ होने लगी। उसके कदम लड़खड़ाए और वो घुटनों पर गिर पड़ा। पेट में अजीब सी जलन, एक ऐसी भूख जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने नीचे अपने हाथ की ओर देखा और तभी एक आवाज उसके जहन में गूंजी, भूख तुम्हारी नहीं है। उसकी सांसें थम गई। ये तलवार बेल्जेबब भूखी है। वो जैसे तैसे बाहर निकला, लेकिन उस भूख ने उसे छोड़ना नहीं चाहा। अब उसकी चाल लड़खड़ाती जा रही थी, आंखें भारी थीं और पेट में जैसे कोई आग लगी हो। तभी उसका हाथ खुद ब खुद एक दिशा में खींचने लगा। बेल्जेबब उसे खींच रहा था। वाइसर दौड़ पड़ा तलवार की दिशा में, और थोड़ी ही देर में वो वहां पहुंचा। सर्बिरस का शव। उसे देखकर वो चौंक गया। बेल्जेबब की तलवार तड़प रही थी, खून की पुकार थी जैसे। वाइसर ने तलवार को आगे बढ़ाया, और उस पल उसने जो देखा वो इंसानी समझ से बाहर था। तलवार ने सर्बिरस के शरीर से खून सोखना शुरू कर दिया, हर बूंद, हर धड़कन जैसे एक दरिंदगी से भरी आत्मा खा रही हो। वाइसर ने महसूस किया कि उसकी खुद की भूख धीरे धीरे शांत हो रही है, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा, क्या बेल्जेबब की यही भूख वो वजह थी जिससे वो माउंटेन और जंगल सूख चुके थे? वो नीचे देखता रहा तलवार की ओर। मन में अब डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। ये तलवार मेरी है, और इसका स्वभाव, इसका हंगर मेरा नियंत्रण नहीं मानता। बेल्जेबब ने एक आखिरी घूंट लिया, और फिर जैसे कोई संतोष भरी आह निकली। वाइसर ने राहत की सांस ली, और उस वक्त पहली बार वो इस हथियार का असली रूप समझ पाया। उसने तलवार की छुपी हुई ताकत को महसूस किया, उस पर उभरे हुए स्लॉट्स को गौर से देखा। बेल्जेबब की इनहेरिटेड एबिलिटी, ग्लटन ऑफ फ्लाइज, एक ऐसा शापित वरदान जो अपने दुश्मनों की एबिलिटीज को चूज कर खुद में समा सकता था। एक ऐसा हथियार जो जितना खाता है उतना ही ताकतवर बनता है। वीसर अपनी काली तलवार बेल्जेबब को देख रहा था। ये कोई साधारण तलवार नहीं थी, ये शापित थी, और इसका लालच भी असीम। ये तलवार दुश्मनों की एबिलिटीज को खींचकर खुद में समा लेती थी, लेकिन खतरा ये था, इसकी भूख का कोई अंत नहीं था। इतने वर्षों में न जाने कितने योद्धा अपनी शक्तियां खो चुके थे, हमेशा के लिए बेकार हो गए थे। वाइसर को इस खतरे का अंदाजा था, इसलिए उसने खुद के लिए एक सीमा तय की थी, सिर्फ 3 एबिलिटीज, उससे ज्यादा नहीं। बेल्जेबब की पहली एबिलिटी अब भर चुकी थी, हेमोरेज हेलहाउंड, एक B+ रैंक की स्किल। शरीर में चाहे जितना भी छोटा घाव हो, ये तलवार उसमें से खून निकालती जाती थी जब तक कि वो मर न जाए। वाइसर की आंखों में एक चमक आई, और एक नया ख्याल भी। वो सर्बिरस के मृत शरीर की ओर मुड़ा और बेल्जेबब को निर्देश दिया, शुरू करो। लेकिन जैसे ही तलवार ने डिवॉर करना शुरू किया, वीसर ने हाथ आगे बढ़ाया, बस इतना काफी है। अगर शरीर ज्यादा डैमेज्ड हो जाता तो प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल हो जाता। बेल्जेबब ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कोई बच्चा जबरदस्ती से खिलौना छीन लिए जाने पर रोता है। वाइसर ने उसे हल्के से हाथ में थपथपाया। इनफ बेल्जेबब। उस दर्द भरी चीख में तलवार कांप उठी और थम गई। अब बेल्जेबब के तीनों स्लॉट्स भर चुके थे, बर्न इंजरी कुरुस A+ रैंक, हेमोरेज हेलहाउंड B+ रैंक, हाई स्पीड रिजेनरेशन सीवर रैट F रैंक। वीसर को थोड़ी हैरानी हुई, हाई स्पीड रिजेनरेशन, लेकिन तभी उसकी नजर सर्बिरस के नीचे दबे एक क्रश्ड सुअर रैट पर पड़ी। तो ये भी निगल लिया। वाइसर को कोई अफसोस नहीं था। कुरस से मिली बर्न इंजरी स्किल उसकी सबसे कीमती उपलब्धि थी। थर्मल बर्न का दर्द इंसानी इतिहास का सबसे खतरनाक दर्द होता है, और अब वो दर्द उसकी तलवार में था। हेलहाउंड की हेमोरेज भी खतरनाक थी, लेकिन क्यूरोस वो कुछ और ही था। अब जब सर्बिरस की बॉडी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए तैयार हो चुकी थी, वाइसर वहीं ठहरने लगा, एग्जाम के खत्म होने तक। कुछ दिन बाद बास्करविल में हलचल थी। सभी यंग हाउंड्स अपने प्रैक्टिकल रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे। मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट से बनी हुई रिवॉर्ड्स, शील्ड, सोर्ड, नेकलेसेस अब बांटी जा रही थी, लेकिन इस बार एक नाम सबकी जुबान पर था। विकोर वैन बास्करविल, सिर्फ 8 साल का हाउंड, जिसने A+ रैंक वाला सर्बिरस अकेले मार गिराया था। दूर बास्करविल मैंशन के अंदर ह्यूगो, बास्करविल परिवार का पेट्रिया, अपने स्टडी में बैठा था। उसके माथे पर हैरानी की सिलवटें थी। किसने पकड़ा? उसने धीरे से पूछा। हेड बटलर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मास्टर विक्टर वैन बास्करविल, सिर्फ 8 साल का, और सर्बिरस को अपने दम पर मार गिराया। ह्यूगो की आंखें सिकुड़ गई। सर्बिरस, वो भी प्रैक्टिकल के दौरान? बटलर ने सिर हिलाया। वो रेस्ट्रिक्टेड जोन में घुस आया था। बारबेरियन ट्राइब के किसी वॉरियर ने पहले से
उसे जख्मी कर रखा था और मास्टर वाइसर ने अपने लकड़ी के भाले में झर लगाकर वार किया। ह्यूगो सोच में पड़ गया। कौन सा झर? बटलर ने धीरे से जवाब दिया। ये कहीं नहीं लिखा, हंटिंग जर्नल में भी नहीं। मास्टर वाइसर ने कुछ नहीं बताया। ह्यूगो अब मुस्कुरा रहा था। वो बच्चा चालाक होता जा रहा है और मैं ये पसंद करता हूँ। इन्फॉर्मेशन इज पावर और पावर की कीमत होती है। बटलर ने एक और बात कह दी, शायद उसे नहीं कहनी चाहिए थी। सर, वैन नाम का हाउंड इतना टैलेंटेड, ये कुछ अजीब है। ह्यूगो की मुस्कान गहरी हो गई। मैं खून देखकर नहीं, काबिलियत देखकर हाउंड्स बनाता हूँ। रॉयल ब्लड मुझसे भी निकल सकता है। एक पल को बटलर चुप हो गया। उसे लग रहा था कि ह्यूगो को अपने दूसरे बेटे की आइसोलेशन ट्रेनिंग की चिंता, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ह्यूगो ने ठंडी आवाज में कहा, मेरा मूड खराब है, कुछ चाहिए जो ठीक कर सके। बटलर झुक गया। मैं मास्टर वाइसर को बुलाता हूँ। थोड़ी देर बाद वाइसर ह्यूगो के सामने खड़ा था, कंधे सीधा, आंखें स्थिर, चेहरा शांत। ह्यूगो ने मुस्कुराकर पूछा, सर्बरस को कैसे मारा? वाइसर का जवाब उतना ही शांत और मासूम था। चॉकलेट लगाया था भाले पर। केन मॉन्स्टर्स के लिए लीथल होता है। ह्यूगो जोर से हंसा। स्लाई लिटिल ब्रैट। विकोर का जवाब सुनकर ह्यूगो कुछ पल के लिए चुप हो गया। चॉकलेट इसलिए मांगा था उसने। अब उसे समझ आया कि वो छोटा लड़का उस वक्त भी सब सोच कर ही चल रहा था। रूम में खड़ा हेड बटलर थोड़ा असहज हो गया। उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये वाकई बाप बेटे की बातचीत है? ना कोई फॉर्मल ग्रीटिंग, ना झुके सिर, ना डर। ह्यूगो ने मगर ये सब नजरअंदाज करते हुए बात आगे बढ़ाई। बटलर से ठीक से जवाब क्यों नहीं दिया? विकोर ने उतनी ही ठंडी और सपाट आवाज में कहा, क्योंकि वो मेरे मास्टर नहीं है। ह्यूगो ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो तुम्हारे मास्टर कौन है? विकोर ने आंखें झुकाए बिना जवाब दिया, जिस क्लैन से मैं हूँ वही मेरा मास्टर है। क्लैन का मास्टर ही मेरा मास्टर है। ह्यूगो ने सिर हिलाया और धीमे से हंसते हुए कहा, बढ़िया किया सर्बिरस को मारकर। तुम्हारी रिवॉर्ड में उसका पूरा कॉर्प्स तुम्हारा होगा और सबसे ऊंचा स्कोर लाने की वजह से तुम्हें एक विश मांगने की छूट भी है। विकोर की आंखों में एक अलग चमक आई। बिल्कुल साफ था, वो पहले से तय करके आया था कि उसे क्या चाहिए। उसने ह्यूगो की आंखों में देखकर कहा, मुझे 10,000 एपिस्टल लाइब्रेरी में प्रवेश चाहिए। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। 10,000 एपिस्टल लाइब्रेरी बास्करविल क्लैन के दिल में बसी, पूरी एम्पायर की सबसे खतरनाक और विशाल लाइब्रेरी। वहां तक पहुंचने की इजाजत सिर्फ ह्यूगो, उनके सेकंड इन कमांड और उनके सीधे उत्तराधिकारियों को थी। लेकिन विकोर ने मांग कर दी थी। ह्यूगो ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हें पता है ये मांग क्या है? विकोर शांत रहा। अगर इजाजत नहीं दी जाती तो मैं छोड़ देता, लेकिन उसके दिल में पहले से तय था, वो चुपचाप घुस जाएगा। पर उसकी उम्मीद के उलट ह्यूगो ने उसे अनुमति दे दी। विकोर हैरान था, ये सच में मिल गया? लेकिन ह्यूगो वहीं नहीं रुका। उसने आगे कहा, जाओ और वहां जाकर बास्करविल छठी तकनीक पढ़ो। वो छठे रिस्ट्रिक्टेड जोन में रखी है। विकोर का चेहरा थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ गया। छठी तकनीक? वो नामुमकिन था। एक इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसके नाम में वैन है, उसे चौथी टेक्निक तक भी पढ़ने की इजाजत नहीं होती थी। छठी टेक्निक तक पहुंच मिलना अनहर्ड ऑफ था। विकोर ने खुद को संभाला। बस सिक्स्थ ही तो है, लेकिन दिल जानता था ये छोटी बात नहीं थी। उसे पता था ह्यूगो इस वक्त बास्करविल की 7th टेक्निक तक पहुंच चुका है और उसकी पिछली जिंदगी में ह्यूगो ने 9 फैंग टेक्निक्स तक हासिल कर ली थी। लेकिन विकोर जानता था कि उसे कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। उसे हमेशा बास्टर्ड कहा गया और अब यही उसकी ताकत बनने जा रही थी। उसकी नजर सिर्फ ह्यूगो तक नहीं थी। उसे चाहिए था वो ज्ञान जो पहले फाउंडर ने इस्तेमाल किया था 7 महान आपदाओं को हराने के लिए। द फाइनल सोर्ड टेक्स्ट। ह्यूगो ने मुस्कुराकर कहा, सही लक्ष्य छोटा हाउंड। विकोर ने झुककर सिर हिलाया। उसे पता था, ह्यूगो को अंदाजा तक नहीं था कि वो कौन सी किताब उसे दे रहा है। कुछ ही देर बाद विकोर पहली बार 10,000 एपिस्टल लाइब्रेरी पहुंचा। वो जगह किसी भूल भुलैया जैसी थी। किताबें दीवारों से ऊंची छतों तक भरी हुई। हर शेल्फ से एक अजीब सी गंध निकल रही थी, कभी धुएं की, कभी लोहे की। विकोर ने किताबों के नाम पढ़ने शुरू किए। सेवरिंग इंसाइजर्स, ग्राइंडिंग मोलर्स, पियर्सिंग कैनाइन्स, स्नैगल टूथ दैट एम्बेड्स ट्वाइस, विजडम टीथ दैट ले डाउन। हर किताब एक सोर्ड टेक्निक थी और हर एक में छुपा था दर्द, दहशत और मौत। इन किताबों को उसने अपनी पिछली जिंदगी में भी पढ़ना चाहा था, लेकिन तब उसे इन तक पहुंचने की इजाजत नहीं थी। बास्करविल क्लैन ने एक सख्त नियम बना रखा था, चौथी तकनीक से ऊपर अवैध बच्चे नहीं सीख सकते। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने मास्टर की तरफ फेंक दिखा दे। लेकिन अब विकोर के सामने वो दरवाजे खुल चुके थे। वो चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक किताब को लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। बीच में एक बड़ा सा लॉक। विकोर ने धीरे से फुसफुसाया, यही है बास्करविल 6th टेक्निक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ह्यूगो ने वाकई उसे ये किताब सौंप दी थी। विकोर की उंगलियां धीरे धीरे उस लोहे के ताले पर चली। एक क्लिक की आवाज हुई और किताब आजाद हो गई। अगर रिग्रेशन से पहले होता तो शायद मैंने इसका सपना भी नहीं देखा होता। उसकी आंखों में एक स्थिर ठंडक थी। ह्यूगो ने इसलिए इजाजत दी थी क्योंकि उसे लगा था कि एक 8 साल का बच्चा एक दिन में क्या याद रख लेगा। पर ह्यूगो नहीं जानता था, विकोर पहले ही 4th टेक्निक की पूरी थ्योरी रट चुका था। इतनी बार पढ़ा था कि अब उल्टी होने लगती थी। उसने सब इसलिए किया था ताकि वो खुद 5th टेक्निक का पैटर्न रिड्यूस कर सके। और तब उसे एक झटका लगा, शायद मेन माना को रोकना भूल गया था। बास्करविल की सोर्ड्समैनशिप का सबसे खतरनाक ट्रेट यही था। हर स्टेज पर एक टूथ, पहली टेक्निक एक टूथ, दूसरी 2 टूथ, और हर टूथ के साथ उठता था एक लाल रंग का एनर्जी फ्लेयर। ड्रॉइंग टीथ ये सिर्फ टेक्निक नहीं, एक रिचुअल था। विकोर जानता था कि उसके सामने छठी तकनीक की किताब है, पर उसे वो नहीं चाहिए थी। उसकी असली तलाश कुछ और थी। लाइब्रेरी की सोर्ड्समैनशिप सेक्शन को छोड़कर
वाइकोर अचानक बाहर निकल गया। वहां खड़े गार्ड्स चौंक गए। इतनी जल्दी किताबें पढ़ ली? उन्होंने उसे रोक कर कहा। और भी गहरी सोर्ड टेक्निक्स हैं अंदर, लाओ हमला कर दें। विकोर ने सिर हिलाया। नहीं, मैं जिस चीज के लिए आया था वो मिल गई। गार्ड हैरान हुए। इतनी जल्दी? उन्होंने कहा। थोड़ी देर और ठहरो, बाकी किताबें देख लो। विकोर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सोच रहा हूँ जाने से पहले कुछ और पढ़ लूं। वो जैसे ही लाइब्रेरी की पीछे वाली गलियों में मुड़ा, गार्ड्स आपस में फुसफुसाने लगे। वो सेक्शन तो फालतू किताबों से भरा है और ये बच्चा वहीं जा रहा है। अगर मैं होता तो वो रेयर सोर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ता जो गहराई में रखे हैं। शायद इससे उनकी वैल्यू का अंदाजा नहीं। विकोर ने ये सब सुना और मनी मन सोचा, बोलने दो उन्हें क्या पता था कि इन्हीं धूल भरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में एक खजाना छुपा था। और फिर विकोर की नजर अचानक एक किताब पर पड़ी, ए लर्किंग एम्बुश। उसकी आंखें चमक उठी। धीरे से वो किताब उठाई। उसके पन्ने पुराने फटे हुए थे, लेकिन विकोर जानता था यही है उसकी असली मंजिल। रिग्रेशन से पहले जब वो हाउंड स्क्वाड का हिस्सा था, उन्हें एक बार बास्करविल की किसी टेक्निक का एक फटा हुआ पन्ना मिला था। उस पर पुराना फेडेड बास्करविल हैंडराइटिंग था। ह्यूगो उस पेज को देखकर पागल हो गया था। उसने उस मिसिंग पेज की असली किताब ढूंढने के लिए पूरी लाइब्रेरी खंगाल डाली थी और तब जाकर उसे मिली थी, अ लर्किंग एम्बुश। पर वो सिर्फ शुरुआत थी। उस किताब में बास्करविल के एंसेस्टर के राइटिंग्स थे और 10th टेक्निक के फ्रैगमेंट्स। ह्यूगो इस किताब के बचे हुए पेजेस के लिए पागल हो गया। उसने अपने हाउंड्स को एम्पायर की 7 महान फैमिलीज की तरफ भेजा, युद्ध तक की घोषणा कर दी। बहुत से हाउंड्स मारे गए, खून में सने शरीर, फटी हुई यूनिफॉर्म्स, लेकिन आखिरकार सभी मिसिंग पेजेस मिल गए। और ह्यूगो को जो इनाम मिला, एक शब्द, गुड जॉब। पर इसी पागलपन ने ह्यूगो को 7th से 9th टेक्निक तक पहुंचा दिया, लेकिन उसकी कीमत हजारों हाउंड्स की मौत। विकर की आंखें संकरी हो गई। एक बेकार जिंदगी थी वो, फिर कभी नहीं दोहरानी है। उसे याद था हर एक पेज की कंटेंट और उसे अब समझ आया, मैं 4th से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वो असली किताब मेरे पास नहीं थी। अब कुछ देर तक वो चुपचाप पढ़ता रहा, फिर खुद से बोला, अगर कोई और ये किताब पढ़े तो उसे ये एक बेकार उलझी हुई बुक लगेगी, लेकिन जैसे ही वो मिसिंग पेजेस इसमें जुड़ेंगे वो किताब एक मास्टरपीस बन जाएगी। विकोर ने उसकी हर एक लाइन, हर एक गैप अपनी यादों से पूरा कर दिया था। रिग्रेशन से पहले विकोर ने ग्रेजुएशन ऑरा की आखिरी सीमा और 4th टेक्निक का हाईएस्ट लेवल छू लिया था और अब मैं फिर से कर सकता हूँ, लेकिन इस बार वो गलती नहीं दोहराऊंगा। उसने एक कसम खाई, 15 साल का होने से पहले मैं अपनी सारी खोई ताकत वापस पालूंगा। रात बीतती गई और वाइकोर उस किताब में डूबा रहा। जब उसकी आंखें आखिरी पेज पर पहुंची तो सूरज की किरणें खिड़की से आ रही थी। रात दिन में बदल चुकी थी। वाइकोर उठा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने पूरी किताब याद कर ली। लाइब्रेरी में अब कोई गार्डियन नाइट नहीं था, शांति थी, सन्नाटा था। विकर जानता था उसका शरीर अभी बच्चा है, वो 10 टीथ नहीं खींच सकता, लेकिन 5th टेक्निक अब उसकी पहुंच में थी। स्टैच्यू के सामने खड़ा होकर विकोर ने गहरी सांस ली और फिर पहली टेक्निक, दूसरी, तीसरी, चौथी, हर एक वार में छिपा था उसका जुनून, उसका गुस्सा, उसकी कसम। हर बार जब तलवार हवा चीरती, एक पुरानी याद उसका सीना चीरती। उस पास्ट की याद, जब मैं ग्रेजुएशन ऑरा तक पहुंचा, लेकिन कोई सही टेक्निक नहीं सीख पाया। जब बास्करविल का असली खून मुझे देखकर नफरत करता था, जब मेरी पहचान ही मेरी सबसे बड़ी हार थी। लेकिन इस बार वो विकोर अब जिंदा नहीं है। उसने स्टैच्यू पर ऐसा वार किया जैसे उसमें ह्यूगो का चेहरा हो। मैं फिर नहीं झुकूंगा। तलवार चली, स्टैच्यू की सतह चीरती चली गई। विकोर की सांसें तेज थी, माथा पसीने से भीगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। ये 5th टेक्निक थी और तभी एक गर्म लहर उसके दिल से उठकर गले तक पहुंच गई। उसकी आंखें भर आई, खुशी से, गर्व से। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो कभी नहीं हुआ था। बास्करविल के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार में एक यंग हाउंड के दांत उगने लगे। कैनाइन टीथ, जो अपने मास्टर के प्रति वफादारी की निशानी थे। विकोर कांप रहा था, लेकिन वो डर नहीं था, वो विजय की थरथराहट थी। अब उसका माना वो नहीं था जो पहले था। अब उसमें बह रही थी लिक्विड ऑरा, जो ग्रेजुएशन का प्रतीक थी। पहले जिस मुकाम तक पहुंचने में उसे 30 साल लगे थे, अब वो सिर्फ 8 साल की उम्र में वहां खड़ा था। लिक्विड ऑरा ज्यादा घना, ज्यादा लचीला, ज्यादा घातक। अब वो आसानी से फ्लो करता था और वाइकर की हर टेक्निक को नई धार देता था। उसे अब भरोसा था, मेन लर्किंग एम्बुश को पूरी तरह से मास्टर कर सकता। एक ऐसी सोर्ड स्टाइल जहां हमला और बचाव एक लय में बदलते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं, बस परफेक्ट बैलेंस। विकोर ने वो किताब खिड़की के पास रख दी और एक पल के लिए चुपचाप बैठ गया। वो सोचने लगा, रिग्रेशन के बाद मैंने कितना कुछ हासिल कर लिया है। अब वो अकेला नहीं था, ना ही कमजोर। अब अगर कोई मिड क्लास ग्रेजुएट भी सामने आया, मैं उसे भी हरा सकता। विकोर को सब कुछ जल्दी हासिल करना था, लेकिन वो भी जानता था अब ह्यूगो को सब कुछ दिखा दिया तो आगे क्या बचा रहेगा। उसे ह्यूगो को बस उम्मीद देनी थी ताकि उसे समय मिले और वो हर वो चीज चुरा सके जो उसे चाहिए थी। धीरे से उसने एक मैग्नीफाइंग लेंस निकाला और किताब के करीब ले जाकर सावधानी से रखा। धूप की किरणें जब लेंस से होकर गुजरी तो किताब के पन्नों पर एक बिंदु पर जलन शुरू हुई। कुछ ही पलों में आग की छोटी सी लौ उठी। वाइकोर ने अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैलाई। अब ये किताब नहीं रहेगी और ह्यूगो कभी 10वीं टेक्निक तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन मैं बिना इस किताब के भी पहुंच जाऊंगा। पर तभी लाइब्रेरी की शांति टूट गई। आग की गंध, कुछ जल रहा है। कुछ गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आए। विकोर को वहां देखकर चौंक गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
ये आग कैसे लगी? विकोर ने तुरंत चेहरा मासूम बना लिया। माफ कीजिए, मैं गलती से मैग्नीफाइंग ग्लास वहीं छोड़ आया था। मुझे बटलर को बताना चाहिए। गार्ड्स के चेहरों पर घबराहट थी। अगर ह्यूगो को पता चला वो सीधे उन्हीं पर गिरेगा। एक गार्ड बोला, नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, ये हमारी गलती है। और वैसे भी ये जगह बस बेकार की किताबों से भरी है। विकर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, आप लोग मोर क्लैन और रूबी माइंस के मामलों में व्यस्त थे ना? ऐसे में ये छोटी सी बात ज्यादा मायने नहीं रखती। गार्ड्स ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। अगर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे तो हम भी नहीं बताएंगे। विकर ने सिर झुकाया। थैंक यू और माफ कीजिए, आपका समय ले लिया। जैसे ही विकर वहां से निकलने लगा, गार्ड आपस में बात करने लगे। ये बच्चा बाकियों से अलग है, काम करने वालों की इतनी इज्जत करता है, ये सच में सम्मान के काबिल है। लेकिन उन्होंने जो नहीं देखा वो थी वाइकर की पीठ पीछे मुस्कुराहट, एक ऐसी मुस्कान जो हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ने का मजा ले रही थी। अब वाइकर खड़ा था ह्यूगो के सामने। ह्यूगो ने पूछा, लाइब्रेरी में कुछ एनलाइटनिंग मिला? विकोर ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, एक ऐसी चीज मिली जो गर्म है, नुकीली है, लेकिन फिर भी नरम और विस्कस है। हेड बटलर और ह्यूगो दोनों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। और क्या ये बच्चा सिर्फ 8 साल की उम्र में औरा तक पहुंच गया? ह्यूगो की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर एक झटका, नहीं, ये संभव नहीं है। 8 साल का बच्चा कैसे औरा हासिल कर सकता है? उसने पूछा, तुम्हारे पास जो है क्या तुम अपने पिता को दिखा सकते हो? विकर ने सीधा जवाब दिया, हाँ। अब विकर खड़ा था कॉलिसियम जैसी ट्रेनिंग ग्राउंड में, उसके हाथ में तलवार, सामने ह्यूगो, हेड बटलर और बहुत से यंग हाउंड्स। हेड बटलर ने पूछा, टेस्टिंग कैसे करोगे? ह्यूगो ने कहा, एक मॉन्स्टर छोड़ूंगा उस पर, भूखा है, गुस्से में है। हेड बटलर चौंक गया। मॉन्स्टर? ह्यूगो ने सिर हिलाया। तैयार कर लिया है। गेट खुला और 2 गार्ड्स एक जंजीरों से बंधे ऑर्क को खींचते हुए लाए। हरियाली चमड़ी, उभरी हुई मांसपेशियां, मुंह से बाहर निकले हुए नुकीले दांत और उसकी आंखें जो वाइकर को नाप रही थी। यंग हाउंड्स आपस में फुसफुसाने लगे, ये ऑर्क है 8 साल के बच्चे के खिलाफ? क्या हमें गार्डियन नाइट्स को बुलाना पड़ेगा? लेकिन विकर एकदम शांत, ना उसकी सांसें टूटी, ना हाथ कांपे। ऑर्क की जंजीरें खुली, ऑर्क दहाड़ता हुआ दौड़ा, लेकिन विकर एक पत्थर की तरह टिका रहा। और फिर तलवार चली, ऑर्क का हाथ हवा में उड़ गया। भीड़ सन, ऑर्क चीखा, पर विकर नहीं रुका। दूसरा वार, एक साफ कट, ऑर्क की टांग कट कर जमीन पर गिरी। ऑर्क जमीन पर गिरा, गुस्से से नहीं, दर्द से। ऑडियंस में खामोशी थी। एक बच्चा जिसने एक मॉन्स्टर को चंद सेकंड में घुटनों पर ला दिया। विकर की आंखें ऑर्क की कटे हुए जिस्म पर टिकी थी, पर उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, सिर्फ गहराई से सोचता हुआ सन्नाटा। उसने गौर किया, ये ऑर्क पहली बार खून बहता देख रहा है और इसकी हाई स्पीड रिजेनरेशन भी एक्टिवेट नहीं हुई। विकोर जानता था सी क्लास मॉन्स्टर बी क्लास हेलहाउंड के घाव नहीं रोक सकते। ऑडियंस में अब भी सनसनी फैली हुई थी। 8 साल का बच्चा ऑर्क को इस तरह कुछ विस्पर कर रहे थे। क्या ये बिना माना कलेक्ट किए मुमकिन है? विकोर ने ह्यूगो की ओर देखा, लेकिन ह्यूगो का चेहरा एकदम खाली, ना कोई खुशी, ना कोई डर, ना कोई प्रतिक्रिया। विकोर समझ गया, उसे अब भी नहीं पता कि मैं लाइब्रेरी में क्या सीख कर आया हूँ, अब दिखाना पड़ेगा। अचानक ह्यूगो की आंखें चमक उठी। हेड बटलर की आवाज गूंज उठी, ये क्या ये ऑरा ब्लेड है? विकोर की तलवार गहरे लाल प्रकाश से जगमगाने लगी और फिर विकोर ने आगे कदम बढ़ाया। ऑर्क जो अब भी जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विकर की तलवार हवा चीरती हुई बढ़ी। एक ही वार में ऑर्क का सिर शरीर से अलग। ह्यूगो जो बगल में बैठे हुए थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हेड बटलर ने कांपती आवाज में कहा, ये ग्लो, ये ऑरा है लो क्लास सोर्ड एक्सपर्ट का। हमने एक ऐसे जीनियस को जन्म लेते देखा है जो पूरे एम्पायर में दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन ह्यूगो की नजर ऑर्क की लाश पर नहीं, उसके बहते खून पर थी। ये ऑर्क रिजेनरेट क्यों नहीं हो रहा? विकोर जीत तो गया, लेकिन शायद और कमजोर था। पर तभी विकोर की मासूम सी आवाज आई, फादर, क्या इससे भी ज्यादा ताकतवर कुछ है? ऑडियंस में हलचल मच गई। इसने खुद स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट मांगा, लेकिन विकोर की मांग के पीछे सिर्फ घमंड नहीं था। उसका मकसद था ह्यूगो को इम्प्रेस करना, ताकि वो उसे पहचान दे, शायद अलग भेजे कहीं एकेडमी या किसी रिमोट पोस्टिंग में। ह्यूगो उठे और बोले, जो ऑर्क्स लाया था वो भी इसके लिए काफी नहीं। फिर हेड बटलर से पूछा, बारबेरियन रेड के बाद जो क्रीचर पकड़ा था वो जिंदा है? हेड बटलर ने जवाब दिया, एक बचा है। ह्यूगो ने सिर हिलाया, उसे लाओ। अरीना के गेट खुले। ऑडियंस में सन्नाटा। एक ट्रोल लाया जा रहा था। विकोर अब उस ट्रोल के सामने खड़ा था, जिसका आकार उसका दुगना। विकोर ने ह्यूगो की ओर देखा और पूछा, मैं शुरू कर सकता हूँ? ह्यूगो ने मंजूरी दी और ट्रोल की जंजीरें खुल गईं। ट्रोल ने जोरदार मुक्का मारा। विकर ने बिना एक पल गंवाए उसे डोट कर लिया। ऑडियंस चौंकी नहीं, अब तो उन्हें इसकी फुर्ती पर भरोसा था। पर तभी एक आवाज उभरी, अभी हमला करने का परफेक्ट टाइम था, इसने वार क्यों नहीं किया? लेकिन ह्यूगो ने शांति से कहा, ट्रोल्स रेगेनरेट करते हैं, सिर्फ फेटल अटैक्स ही असर करते हैं। ट्रोल को मारने के लिए योजना चाहिए होती है। ट्रोल ने एक और हमला किया। विकोर ने फिर से बचा लिया। दूसरा पंच। विकोर हवा में घूमकर पीछे हट गया। ऑडियंस अब बस देख रही थी, जैसे कोई डांस हो रहा, ट्रोल की रेज और वाइकर की ग्रेस के बीच। पर सवाल वहीं का वहीं, वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या वो ट्रोल को थका रहा है या उसके पास कोई बड़ी योजना है? अरीना में ट्रोल की हुंकार अब धीमी पड़ रही थी। विकोर को एहसास हो गया, अब ये लड़ाई सिर्फ एक शो बन चुकी है। वो जानता था अगर वो पूरी ताकत लगाए तो ट्रोल को एक ही वार में खत्म कर सकता है, लेकिन तब बात बिगड़ सकती थी। उसे ऐसा दिखाना था
जैसे जीत संभव थी पर असंभव नहीं। ट्रोल ने फिर से हमला किया। विकोर ने मौका ताड़ा और उसकी बाह पर वार किया। तलवार इतनी तेज थी कि ट्रोल की बाह कंधे से लगभग अलग हो गई। ऑडियंस की सांसें थम गई। ये तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में ट्रोल की बाह फिर से जुड़ने लगी। विकोर जानता था जब तक फेटल वुंड नहीं होगा ट्रोल मरेगा नहीं। उसे याद आया बेब का हेमोरेज स्किल शायद ट्रोल को रोक सके। पर तभी ह्यूगो की आवाज आई, बस करो विकर, इससे आगे जाना खतरे से खाली नहीं। विकोर ने देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, बस एक बार, मैं कुछ समझने ही वाला हूं। ट्रोल फिर से गुर्राया। विकोर खड़ा रहा चुपचाप। उसके मन में सवाल चल रहे थे, कितना दिखाना चाहिए, कितना छुपाना चाहिए। और जवाब उसे मिल चुका था। मैं आज एक एपिफनी का नाटक करूंगा। ऐसा दिखाऊंगा जैसे इस लड़ाई में ब्रेक थ्रू हुआ। उसे ये देखने की भी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ह्यूगो इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। तलवार की धार लाल हो चुकी थी। वाइकोर ने कदम बढ़ाया और एक जोरदार वार। ट्रोल का सिर एक झटके में उड़ गया। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, सिर्फ एब्सोल्यूट प्रिसिजन। ऑडियंस सन्न रह गई। हेड बटलर तक की आंखें फटी की फटी रह गई। ये बास्करविल क्लैन की दूसरी टेक्निक है जो आमतौर पर 18 साल की उम्र में सीखते हैं, पर ये बच्चा सिर्फ 8 साल का है। विकर ने मासूम सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कर दिखाया। पर ह्यूगो अब भी कुर्सी पर जड़ बना बैठा था। ये क्या देखा मैंने? एक हफ्ता बीत गया। विकोर अब बास्करविल क्लैन के डाइनिंग हॉल में बैठा था। उसके सामने था मांस का गाढ़ा बेस्वाद दलिया। उसने देखा हर कोई उससे दूर बैठा है, पर उसे हैरानी नहीं हुई। इस क्लैन में ताकत ही सब कुछ है। और उसे अच्छा लगा कि ह्यूगो तक अब हैरान था। विकोर ने सोच में डूबे हुए, मैंने अब तक क्या क्या रिवील किया। बास्करविल की सेकंड टेक्निक, एम रैंक सोर्ड एक्सपर्टाइज। लेकिन सच्चाई, मैं असल में एक लो रैंक ग्रेजुएट हूँ जो मुश्किल से 5th टेक्निक की वीक वर्जन चला सकता है। पर अब ट्रोल से जो स्किल मिला उसकी वजह से वो एवरेज ग्रेजुएट से भी ताकतवर बन चुका था। और तभी उसे एहसास हुआ, मैं अब ज्यादा खा रहा हूँ। वेब के 3rd स्लॉट में अब जो मॉन्स्टर था वो था C+ रेटेड ट्रोल, सुपर स्पीड रिजनरेशन के साथ। तभी ट्रिपलेट्स पीछे से आ गए। विकोर चौंक गया। उसकी आंखें सतर्क हो गई। फिर से ये लोग, मुझे इनसे निपटना नहीं है। वो चुपचाप खाने में लग गया। लेकिन ट्रिपलेट्स बोले, तू सीरस और ट्रोल से जब लड़ा था तू बहुत कूल था। विकर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मुंह से दलिया बाहर थूक दिया। त्रिपुत्र ने घबरा कर पूछा, ठीक है ना? पर वाइकोर की आंखों में शक था। ये कोई दोहरी चाल है या फिर कोई मैनिपुलेशन? शायद पहले पीट दूं, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता। हेड बटलर बारामोर पीछे से आ गए। वाइकर चौंक गया। ये यहाँ क्यों आए हैं? बारामोर बोले, पितृपुरुष के चैम्बर में जल्दी पहुंचना है। विकर ने सोचा, ह्यूगो ने बुलाया है। सीन शिफ्ट होती है। बास्करविल क्लैन के पेट्रियार्क चेम्बर में माहौल ठंडा था, पर खामोशी के नीचे पुरानी दुश्मनी की चिंगारी सुलग रही थी। एडोल्फ मॉर्ग ने कहा, हमें उम्मीद है इस बार की जॉइंट ट्रेनिंग बिना किसी परेशानी के गुजरेगी। ह्यूगो ने सिर हिलाया। हमेशा की तरह सब कुछ ठीक रहेगा। पर एडोल्फ ने मुस्कुराकर याद दिलाया, पिछले साल 2 बच्चे बुरी तरह घायल हुए थे, एक हमारे एक तुम्हारे क्लैन से। ह्यूगो ने बात को हल्के में लिया, बस मामूली चोट थी। मॉर्ग क्लैन के बच्चे थोड़े नाजुक होते हैं। एडोल्फ ने पलटकर जवाब दिया, नाजुक नहीं, नोबल होते हैं, डिग्निफाइड। कभी बास्करविल और मॉर्ग क्लैंस घनिष्ठ साथी हुआ करते थे। एक आयरन ब्लडेड सोर्ड क्लैन, दूसरा रिनाउंड मेज क्लैन। पुराने सम्राट ने कहा था, मैजिक और सोर्ड एक दूसरे के पूरक हैं। और इसी सोच के साथ शुरू हुई थी जॉइंट ट्रेनिंग सेशंस। 8 से 15 साल तक के बच्चों के लिए हर साल एक अनौपचारिक संग्राम। पर सब कुछ तब बदला जब दोनों क्लैंस की सरहद पर एक रूबी माइन खोजा गया। लाल पत्थरों के लालच में लहू बहा। अब पेट्रियार्क्स एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते थे, पर सम्राट के आदेश पर ट्रेनिंग अभी भी जारी थी। अडोल्फ ने ह्यूगो की ओर देखा, सुना है इस बार बास्करविल क्लैन में कोई सुपरनोवा जन्मा है, सदी में एक बार मिलने वाला जीनियस। ह्यूगो ने सिर उठाया और मुस्कुराकर बोला, कुछ खास नहीं, मामूली सा बच्चा है। एडोल्फ हैरान था। ह्यूगो ने कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट कर लिया, पर उसने भी त्रुप का पत्ता खेला। हमारे पास भी एक जीनियस है। और दरवाजे की ओर मुड़कर कहा, कस अंदर आओ। एक लाल बालों वाली लड़की कमरे में दाखिल हुई। एडोल्फ ने उसका परिचय दिया, रानी की बेटी कस मॉर्ग। एडोल्फ ने कहा, कस पेट्रियार्क से मिलो। पर कस ने कोल्ड गेज से ह्यूगो की ओर देखा और कहा, हमें हमारा रूबी माइन वापस चाहिए जो तुमने हमसे चुराया है। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। ह्यूगो की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने एडोल्फ की ओर देखा, ये क्या बकवास है? कि उसने हाथ मोड़ते हुए कहा, एडोल्फ ने खुद कहा था उस दाढ़ी वाले चोर के बारे में। एडोल्फ ने फौरन इनकार किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कस ने आंखें तरेरी। 1 घंटे और 42 मिनट पहले जब हम गाड़ी से उतरे थे। ह्यूगो ने गहरी सांस ली। एडोल्फ, अपने बच्चों की शिक्षा मुझे मत सिखाओ, कस ने ठंडी आवाज में कहा। बिना रूबी के मैं अपना रिसर्च तक नहीं कर सकती। एडोल्फ ने क्यूज को शांत करने की कोशिश की, कस, पर वो नहीं रुकी। अब ह्यूगो की सहन शक्ति जवाब दे रही थी। उसने गुस्से में कहा, लगता है मॉर्ग क्लैन ने शिष्टाचार सिखाना बंद कर दिया। एडोल्फ ने ह्यूगो की ओर देखा, क्या तुम एक 8 साल की लड़की को धमका रहे हो? ये सुनकर ह्यूगो चुप हो गया। एक पितृसत्ता की गरिमा एक बच्ची से लड़ नहीं सकती थी। तभी एक नई आवाज कमरे में गूंजती है, मॉर्ग्स ने ये तो सिखाया ही नहीं कि दूसरों की चीजों से चलना नहीं चाहिए। सबकी नजरें मुड़ती हैं। वाइकोर खड़ा था। हेड बटलर बोला, पेट्रियार्क, मैंने यंग मास्टर को लाया है। एडोल्फ चौंका, क्या ये ही है वो सुपरनोवा? पर उसकी सोच टूट गई जब देखा कस गायब थी। कस अब वाइकोर के सामने खड़ी थी। उसने आंखें सिकोड़कर पूछा, तुमने क्या कहा अभी? एडोल्फ घबरा गया। कस बस कर। वाइकोर कस को गौर से देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या ये
वही है मॉर्ग क्लैन की आयरन ब्लडेड एम्प्रेस कस मॉर्ग। उसे याद था मॉर्ग क्लैन की सबसे प्रतिभाशाली जादूगर जिसने अनगिनत महान मेजिस को प्रशिक्षित किया। विकर की आंखें केस को देख रही थी, पर उसके जहन में दौड़ रहा था एक भविष्य जहां यही लड़की कस मॉर्ग अकेले लेनवार माउंटेन की लारू वैली में सैकड़ों मॉन्स्टर्स और बारबेरियंस को भस्म कर चुकी थी। जलते हुए भालों पर लटकती लाशें, राख और लहू की सरहद पर उगता हुआ उसका नाम, द फायर गॉडेस ऑफ ऑथोरिटी। इंपीरियल फैमिली तक उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करती थी। खूबसूरती और ताकत का ऐसा मेल कि राजनीति तक उसके इशारे पर झुकती थी। विकोर ने सोचा, पर वो सब भविष्य की बात है। इस वक्त वो सिर्फ एक 8 साल की बच्ची है। विकोर की सोच वहीं कट गई। कस ने उसकी ओर झपट कर पूछा, तुम्हें किस हकत से लगता है कि रूबी माइन तुम्हारी है? विकोर ने अपनी मुस्कुराहट नहीं खोई। तुम रो क्यों रही हो? ये टैंट्रम तुम्हारे एज के लिए ठीक नहीं। कस मॉर्ग। कस ने गुस्से में अपनी हथेली उठाई, पर हमला करने के बजाय उसने बर्फ से एक स्कल्पचर बना डाली। द ज़र, जो अब तक सीन में किसी भी पल विस्फोट की उम्मीद कर रहा था, चौंक गया। हमला नहीं, बयान। कीस ने स्कल्पचर की ओर इशारा करते हुए बोलना शुरू किया, ये रही वो केव जहां से रूबी माइन शुरू होती है। एंट्रेंस हमारे मॉर्ग क्लैन की जमीन पर है, पर वेन बास्करविल जमीन के नीचे जाती है। इसलिए तुम लोग कह रहे हो कि हम तुम्हारी जमीन में घुसपैठ कर रहे हैं, पर असल में सारा वेन हमारा है। कस ने आगे कहा, हमने तो तुमसे किराए पर जमीन तक मांगी थी, पर तुमने इनकार कर दिया। अडोल्फ इस तर्क से संतुष्ट नजर आया, पर ह्यूगो अब बौखलाने लगा था। विकोर ने तब बीच में कहा, रूबीस मैजिशियंस के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, हम सोर्ट्समैन को उनकी जरूरत नहीं, पर हम इतने मूर्ख नहीं कि जमीन कुछ पैसों में किसी और को दे दें। कस ने चौंक कर पूछा, जब जरूरत नहीं तो किराए पर क्यों नहीं देते? विकोर ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि ये जमीन हमारी है और हमें पसंद नहीं कोई और उस पर मुनाफा कमाए। इसलिए बेहतर होगा हमारे क्षेत्र से दूर रहो, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। कस का चेहरा सख्त हो गया। तो अब बात साफ है। वो आगे बढ़ी और स्कल्पचर के बास्करविल हिस्से पर अपनी बांह रख दी। अब बताओ ये बांह किसकी है? विकोर ने उसकी बांह थामी और मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी है, क्योंकि ये मेरी जमीन पर रखी है। कस का चेहरा लाल हो गया। क्या? वो हड़बड़ा गई। तुम क्या कह रहे हो? विकोर ने उसकी ओर देखा और शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, मैंने कब कहा कि तुम मेरी हो? कस की समझ में नहीं आया कि वो उसे छेड़ रहा है या धमका रहा है। अचानक वाइकोर ने अपनी पीठ से एक नाइफ निकाली। कमरे में ठंड उतर आई। एडोल्फ और हेड बटलर तक चौंक गए। वाइकोर के होंठों पर एक डरावनी हंसी थी। मैं कह रहा हूँ ये बांह अब मेरी है। कस एक कदम पीछे हट गई। क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। ह्यूगो की पेशानी पसीने से तर थी। कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, कस की हल्की हिचकी। विकोर धीरे धीरे नाइफ उसकी हथेली की ओर बढ़ा रहा था। कस की चीख फूट पड़ी, अंकल! अडोल्फ बिजली की रफ्तार से वाइकर के पीछे आया। उसकी आंखों में आग थी। हट जा उससे। कस ने वाइकर की पकड़ से हाथ छुड़ाया और दौड़कर अपने चाचा के पास जाकर छुप गई। अडोल्फ ने गुस्से में ह्यूगो की ओर देखा। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ? ह्यूगो ने भरी सांस लेकर सिर झुका लिया। विकोर थोड़ा ज्यादा चला गया। विकोर ने छुरा उठाया और दिखाया, ये तो बस एक टॉय नाइफ है, हमारे घर में बच्चे बचपन से इससे खेलते हैं। एडोल्फ का चेहरा सख्त था। ऐसे खतरनाक खिलौने तुम लोग बच्चों को देते हो? उसकी आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थी। विकोर ने तुरंत सिर झुका लिया। माफ कीजिए एडोल्फ ने, मेरा इरादा उसको डराने का नहीं था। मैं बस क्या? एडोल्फ ने उसकी बात काट दी। तुम इस सबको हल्के में ले रहे हो। पर इससे पहले की बात बढ़ती, ह्यूगो ने बीच में दखल दिया। एडोल्फ, बच्चों के बीच की बातें, बड़े लोग ज्यादा टांग नहीं अड़ाते। अब इन छोटी छोटी बातों में उलझने से बेहतर होगा कि हम रूबी माइन और फ्रेंडली ड्यूअल्स पर ध्यान दें। एडोल्फ ने कुछ पल सोचा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है सुनता हूं। पर कस अब भी नाराज थी। आंखों में हल्की नमी, होंठ भींचे हुए। उसने विकर की ओर देखा। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। विकर ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी। न माफी न पछतावा, बस वही पुरानी ठंडी बेपरवाही। अगले दिन अरीना में धमाका होने वाला था। फ्रेंडली ड्यूअल्स की घड़ी आ चुकी थी। 8 से 15 साल के बच्चे जमा थे। कोई मैजिक सेंस दिखा रहा था तो कोई थियोरी में नंबर बटोर रहा था। पर पूरा मैदान जानता था आज की असली टक्कर है कीस मॉर्ग बनाम वाइकर वैन बास्करविल। दोनों क्लैंस के सबसे बड़े जीनियस आमने सामने। कीस ने वाइकर को देखा और बोली, तैयार हो जा वाइकर, अब कोई रहम नहीं होगा। और फिर बिना किसी देरी के उसने स्पेल कास्टिंग शुरू कर दी। भीड़ हैरान रह गई। क्या वो क्वाड्रा स्पेल्स कास्ट कर रही है? 4 स्पेल्स एक साथ, और वो भी सिर्फ 8 साल की उम्र में? एक स्पेक्टेटर ने फुसफुसाया, ये कस मॉर्ग है, मॉर्ग की जीनियस मेज। इससे कम की उम्मीद ही किसने की थी? कस ने चारों स्पेल्स एक साथ दागे, पर वाइको ने उन्हें ऐसे डॉज किया जैसे हवा में तैरती कोई पत्ती। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। दिखावे के लिए स्पेल्स मत करो, पहले एक स्पेल को मास्टर करो, फिर बाकी की सोचना। कस ने दांत भींचते हुए कहा, तुम्हें क्या पता मैजिक के बारे में? तुम तो बस एक मूर्ख हो। गुस्से में उसने सैंड वॉल स्पेल कास्ट किया। रेत की दीवार उनके बीच उठ खड़ी हुई। विकोर ने एक किक मारी और दीवार धूल में मिल गई। जुबान तुम्हारी उम्र से तेज है कस मॉर्ग। कस
की आंखें खुली की खुली रह गई। ये ताकत क्या ये वही है जो रिवर स्टिक से नहा कर आती है? पर वो सोचती रही और उसी पल विकोर ने हमला किया, इतनी तेजी कि बचने का मौका ही नहीं था। कस ने आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं लापरवाह बनूं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। पर फिर कुछ नहीं हुआ। उसने आंखें खोली। विकोर उसकी फॉरहेड पर उंगली मार रहा था। कस हवा में उड़ी और पीठ के बल जा गिरी। एडोल्फ की आंखें फटी रह गईं। सिर्फ एक फ्लिक से ये क्या ताकत है? कस ने माथे पर हाथ रखकर दर्द से कराते हुए पूछा, ये क्या था? तुमने मुझे क्यों मारा? तुम मुझ पर हाथ हल्का कर रहे हो, है ना? मैं ये नहीं छोड़ने वाली। विकोर ने सिर झुकाया और फिर अपनी ही फॉरहेड की ओर इशारा करते हुए बोला, अगर हिम्मत है तो अब तुम फ्लिक करो। कस की आंखों में आंसू झलकने लगे, पर वो नहीं रुकी। फिर से सैंड वॉल स्पेल कास्ट किया। इस बार 2 दीवारें। अब तो तू नहीं निकल पाएगा विकोर। विकोर ने ठंडी सांस ली। मैं तो घूम कर निकल सकता हूँ, पर चलो खेल खेल में पंच मार ही देता हूँ। विकोर ने एक मुक्का मारा। धड़ाम। दोनों दीवारों में एक साफ गोल सुराख बन गया। कस की आंखें फिर से खुल गई। विकोर ने फ्लिक करने का इशारा करते हुए पूछा, बताओ किसका हाथ इस दीवार के पार था? और फिर एक और फ्लिक, सीधा कस की फॉरहेड पर। जो ज्यादा ताकतवर होता है उसी का होता है हाथ। कस फिर गिर पड़ी, इस बार कराहते हुए बोली, तू ये नहीं छोड़ूंगी। और फिर हमला किया। विकोर ने आराम से डॉज कर लिया। बच्चों से निपटना वाकई थकाऊ होता है। मैं चाहूं तो 0.1 सेकंड में इसकी गर्दन मरोड़ सकता हूं, पर फिर कोई मजा ही नहीं रहेगा। विकोर के चेहरे पर वही चुप सी हंसी थी और कस अब भी लड़ने को तैयार। विकोर कस को देखकर सोच रहा था, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये पूरा अरीना सिर पर उठा लेगी, पर अगर कुछ ज्यादा कर दिया तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। और तभी उसकी नजर पीछे अरीना के एक कोने में जा टिकी। 2 और कॉन्टेस्टेंट्स आमने सामने थे, एक सोर्ड्समैन और दूसरा मेज। विकोर रुका, फिर सोचा, कस को संभालना अब मेरा काम नहीं, शायद ये दोनों अननोइंगली मेरी मदद कर सकते हैं। कस अब और ज्यादा भड़क चुकी थी। तू भागता क्यों जा रहा है? सामने से लड़। विकोर अभी भी शांत था, पर तभी पीछे खड़ा मेज एक स्पेल कास्ट करने लगा। विकोर की आंखें चमकी। बस यही वक्त है, उसने कस को चेताया। डिफेंसिव स्पेल तैयार रखना, अभी जरूरत पड़ेगी। कस चौंकी। क्या? किस बात की? और तभी पीछे से आया एक भयंकर फ्लेम ब्लास्ट। एडोल्फ ने सब कुछ समझ लिया था, ये विकोर का प्लान था। अगले ही पल धड़ाम, पूरा अरीना फ्लेम स्पेल से भर गया। धुएं और आग के गुबार में चीखें और हैरानियों की आवाजें गूंज उठी। कस ने किसी तरह खुद को बचा लिया था। उसका डिफेंसिव स्पेल एक्टिव था, पर आग ने उसके कपड़े जला दिए थे। धुएं में फंसी कूस कांप रही थी सबके सामने। मैं इस हालत में नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। पर तभी विकोर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी जैकेट उतारी और कस की ओर बढ़ा दी। कस की सांसें थम गईं। ये क्या कर रहा है तू? उसकी आवाज कांप रही थी। विकोर ने जैकेट उसके कंधों पर रख दी। ले लो, तुम ठीक हो, यही जरूरी है। कस हिचकी लेते हुए बोली, पर तेरे पास तो यही एक जैकेट है। तू खुद। विकोर बस मुस्कुराया। मेरी फिक्र छोड़। कस उसे देखती रही। ये क्यों कर रहा है ये सब? हम तो दुश्मन थे ना? पर उस वक्त विकोर की आंखों में दुश्मनी नहीं, बस एक शांत सी परवाह थी। कस ने अचानक देखा, उसकी बांह पर खून बह रहा था। घायल है। विकोर ने खुद देखा और चौंका। रिवर स्टिक से नहाया शरीर फिर भी कट गया। उसे समझ आया, उस इडियट सोर्ड्समैन की तलवार में शायद ऑरा बचा हुआ था। धीरे धीरे धुआं छूटने लगा। अरीना में सबकी नजरें उस जोड़ी पर थी। लेडी कस जमीन पर बैठी थी, पर जो खून बहा रहा था वो था विकोर वैन बास्करविल। एडोल्फ ने राहत की सांस ली। कस ठीक है। भीड़ ने देखा। कौन जीता ये तय कर पाना मुश्किल है। कस जमीन पर है, पर खून वाइकर का बह रहा है। और फिर सबकी नजर गई शर्टलेस वाइकर पर, एकदम मजबूत, सधा हुआ, सटीक। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। इतनी उम्र में ऐसा शरीर, क्या ट्रेनिंग की होगी इसने? कस की आंखें बस उसी को देखती रही। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। ये कैसा अजीब एहसास है। एडोल्फ ने उसे गले लगाया, पर कोस अब भी बार बार वाइकोर को देख रही थी, जैसे उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद विकोर और ह्यूगो एक सुनसान अंधेरे हॉलवे में साथ चल रहे थे। ह्यूगो ने पूछा, तो लेडी मॉर्ग से लड़ाई कैसी रही? वाइकोर ने जवाब दिया, दिलचस्प थी और मैं समझ गया इस इवेंट का असली मकसद क्या था। ह्यूगो मुस्कुराया, फिर पूछा, एक मेज से लड़ना सोर्डमैन से अलग होता है ना? तूने साफ वार क्यों नहीं किया? विकोर चुप हो गया, फिर हल्के से कहा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक लड़की से कैसे लड़ूं। ह्यूगो की आंखों में सख्ती आ गई। युद्ध में ये झिझक मौत बन सकती है, ये चोट तुझे सबक देगी। विकोर थोड़ा हैरान था। ये ह्यूगो मुझे लेकर चिंतित है? उसे याद नहीं था कि ह्यूगो कभी ऐसा था। ह्यूगो हमेशा सख्त, ठंडा और बेरहम रहा था। कहानियां थी कि उसकी पहली पत्नी और बेटी की मौत ने उसे ऐसा बना दिया, पर वो ह्यूगो की कहानी थी, विकोर की नहीं। ह्यूगो ने फिर एक नया सवाल फेंका, अब बताओ रूबी माइंस का क्या करें? विकोर ने बिना हिचक जवाब दिया, कंट्रोल किसी और को दे देना चाहिए। ह्यूगो रुक गया। क्या? ये क्यों? विकोर ह्यूगो की आंखों में देख रहा था। हमारी असली जिम्मेदारी है बास्करविल की टेरिटरी को बढ़ाना, वो कामली बोला। रूबी माइंस के आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स और बारबेरियंस हैं वो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं, लेकिन अगर हम मॉर्ग क्लैन को स्मार्टली यूज करें तो हम अपनी लॉसेस को काफी कम कर सकते हैं। ह्यूगो ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से मुस्कुराया। तो तुम भी वही सोच रहे थे जो मैं सोच रहा था। ह्यूगो ने आगे अपना प्लान बताया। मॉर्ग क्लैन को रूबी माइंस दे देंगे। जैसे ही वे वहां मैन पावर बढ़ाएंगे, हम अपने हाउंड से मॉन्स्टर्स और बारबेरियंस को उस रीजन में धकेल देंगे। वो बिना पलक झपकाए बोला, रूबीज हमारे दुश्मनों के खून से नहाएंगे और मॉर्ग क्लैन कभी हमारे इलाके में घुसने से पहले
2 बार सोचेगा। फिर ह्यूगो ने विकोर के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी सोच 90% मेरे जैसी है। अच्छा काम किया। विकोर चुप रहा। 90%? हाँ, क्योंकि असल में ये प्लान तुम्हारा ही था। पिछली जिंदगी में विकोर ने एक और सुझाव दिया, मॉर्ग की मूवमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए। पर ह्यूगो ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं, मैंने पहले ही वहाँ हाउंड्स की संख्या बढ़ा दी। और तभी हुगो, एडोल्फ की आवाज हॉलवे में गूंजी। तीनों पास के एक कमरे में बैठ गए। ह्यूगो ने सीधे पूछा, कहिए एडोल्फ, बात क्या है? एडोल्फ ने बड़े शांत स्वर में कहा, रूबी माइंस की बात को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए। यूजीएसपी भी एक ऑप्शन है, लेकिन उससे बेहतर प्रस्ताव है। वो रुका, फिर कहा, एक एंगेजमेंट मॉर्ग और बास्केविल बच्चों के बीच। ह्यूगो और एडोल्फ ने बातचीत शुरू की, लेकिन उसी समय एक कोने में बैठी सी विकोर की ओर देख रही थी। गालों पर हल्की लालिमा, नजरें बार बार उसी की तरफ। ह्यूगो ने पूछा, एंगेजमेंट के लिए किस बच्चे का नाम सोच रहे हो? एडोल्फ ने तुरंत कहा, बास्करविल के सबसे बड़े बेटे और मॉर्ग की सबसे बड़ी बेटी कस। वो गर्व से बोला, कस एक बेहतरीन बच्ची है, सौंदर्य, बुद्धि, आत्मबल, किसी भी चीज की कमी नहीं, परफेक्ट मैच है। पर ह्यूगो ने एक चिंताजनक बात कही, तुम्हें पता है ना, मेरे बेटे की उम्र इस साल 25 है। एडोल्फ हंसा, तो क्या हुआ, सिर्फ 17 साल का फर्क है, ऐसा तो होता है। और तभी कस उठ खड़ी हुई, आंखों में आग थी। मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करूंगी जो मेरी माँ से भी कमजोर और जो मुझसे बहुत बड़ा हो, वो भी नहीं चलेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। एडोल्फ ने समझाने की कोशिश की, अगर तुम ये चाहती हो कि कोई तुम्हारी माँ से भी ज्यादा ताकतवर हो, तो तुम्हें अकेले ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। ह्यूगो भी नाराज हो गया। एंगेजमेंट कोई मीनू कार्ड नहीं होता कूस, जहां मन किया चॉइस कर ली। लेकिन कस शांत रही। फिर उसकी नजरें दोबारा घूमी विकोर की तरफ। एडोल्फ की आंखें चौंधिया गईं। रुको, क्या वो उसे देख रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मन ही मन गालियां देने लगा। उस लड़के का सरनेम वैन है, एलए डेसेंट का नहीं। ये किसी पॉन्ड का छोटा सा फिश है और कुछ नहीं। ह्यूगो ने माहौल को थामने की कोशिश की। एंगेजमेंट में असल बात यह है कि जिन 2 लोगों की जिंदगी बदलेगी, उनकी राय क्या है? वो वाइकोर की तरफ मुड़ा। वाइकोर, तुम्हारा क्या सोचना है? कमरे में सन्नाटा पसर गया। शस की सांसें थमी थी। वाइकोर उसकी आंखों में देख रहा था, फिर धीरे से बोला, मैं स्वीकार करता हूँ। एडोल्फ का चेहरा सख्त हो गया। क्या कहा इसने? ये कैसे मान गया? पर वाइकोर ने बात पूरी की, मैं स्वीकार करता हूँ, जो आदेश मिलेगा वही करूंगा। एडोल्फ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। मोरक्लैन की बेटी के लिए इतनी ठंडी सोच? वो समझ नहीं पा रहा था कि विकोर जैसे लड़के की ये कैसी हिम्मत है। लेकिन दूसरी तरफ कस का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसके मन में चल रहा था, क्या उसने ये हाँ कहकर सच में मंजूरी दी थी, या फिर वो बस थोड़ा शर्मीला है? हुगो ने धीरे से कहा, बास्केविल में नाम और टाइटल्स की कोई अहमियत नहीं, वान डेसेंट वाले भी महान बन सकते हैं। पर एडोल्फ को ये बात हजम नहीं हुई, खासकर जब बात विकर की हो। वो विकर के सामने आया और ध्यान से उसे देखने लगा। विकोर शांत खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में एडोल्फ के बारे में सब कुछ घूम रहा था। 6 सर्कल, मेज, एक फियर्ड वॉरियर और कस का सबसे बड़ा सपोर्टर। एडोल्फ ने फिर बोलना शुरू किया, मुझे नहीं लगता ये कहना समझदारी है, पर किसी को भी ऐसे ही क्यों उसका पति नहीं बनाया जा सकता। विकोर के मन में आया, एंगेजमेंट बस एक प्रस्ताव होता है, और क्या उन्हें बास्करविल के जीनियस पर भी भरोसा नहीं? एडोल्फ ने अपना हाथ विकोर के कंधे पर रखा और उसे नीचे दबाने की कोशिश की, पर विकोर टस से मस नहीं हुआ। एडोल्फ की आंखों में हैरानी थी, ये बच्चा कितना मजबूत है। एडोल्फ ने गुस्से में पूछा, तुम सुन भी रहे हो मेरी बात? विकोर ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, नहीं, जब आपने कहा कि मुझे ये बात बताना समझदारी नहीं है, तभी से मैंने सुनना बंद कर दिया। कमरे में जैसे सब कुछ थम गया। कस हक्की बक्की रह गई थी। उसने ये बात मेरे अंकल से कह दी। हुगो ने हंसी दबाने की कोशिश की, पर विकर की बात पर एडोल्फ का चेहरा पहले सख्त हुआ, फिर उसके होठों से एक धीमी डरावनी हंसी निकली। इंटरेस्टिंग। एडोल्फ ने हुगो की तरफ देखा। मैं विकर से अकेले में थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ। हुगो ने आईब्राउज उठाए। तुम उसे डांटने वाले हो क्या? वो सिर्फ 8 साल का बच्चा है। एडोल्फ ने हंसते हुए कहा, वो हो सकता है तुम्हारे लिए बच्चा हो, पर शायद मेरी भतीजी का होने वाला पति भी है। ये एक अंकल की दरख्वास्त है, न कि डेप्यूटी पेट्रियार्कियास्टा की। कस ने बीच में आकर अंकल को रोका, प्लीज ऐसा मत करो। पर एडोल्फ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। ये तो होना ही था किसी न किसी को। वो ह्यूगो की ओर मुड़ा। इजाजत दो। ह्यूगो ने गहरी सांस ली। अगर तुम इतना जिद्दी हो तो ठीक है, बात कर लो। लेकिन वो बात नहीं थी, वो था एक ड्यूअल। अरीना में वाइकोर और एडोल्फ आमने सामने खड़े थे। ह्यूगो और कस एक तरफ खड़े होकर सब देख रहे थे। एडोल्फ ने हाथ उठाया और बोला, मैं तुम्हारी एबिलिटीज का परीक्षण करूंगा, हर चीज दिखाना जो तुम्हारे पास है। विकोर ने सिर हिलाया, अगर सब कुछ दिखा दिया तो शायद तुम होश खो बैठोगे। एडोल्फ ने चांट्स बोले और अपनी पाल्म से एलिमेंट्स को घुमाना शुरू किया। फायर, अर्थ, वाटर, तीनों को एक साथ कंट्रोल करता हुआ उसने एक मिट्टी का बर्तन बनाया और फिर उसमें पानी भरा। फिर वो बर्तन अपने सिर पर रख लिया कि उसने फुसफुसाया। ये उनके सिग्नेचर स्पेल्स में से एक है। 3 एलिमेंट्स का परफेक्ट बैलेंस। अंकल सच में बहुत खतरनाक है, एडोल्फ ने घोषणा की। अगर एक बूंद पानी भी इस बर्तन से नीचे गिरी तो तुम जीत जाओगे। विकोर ने नजरें तानी और सोचने लगा, एडोल्फ जैसा ओपोनेंट मेरे पिछले जीवन में भी रेयर था। असैसिनेशन का चांस 50%, हेड ऑन फाइट में विन रेट सिर्फ 10%। लेकिन मुझे बस ह्यूगो की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है और ये देखना है कि एडोल्फ असल में कितना केपेबल है। और बिना किसी चेतावनी के विकोर सीधा दौड़ पड़ा, हाथ में तलवार और आंखें सीधे एडोल्फ पर। उसने घबरा कर चिल्लाया, वाइकोर, ऐसे सीधे नहीं भाग सकते उसके सामने। वाइकोर की तलवार हवा में लहरा
लहराई। एडोल्फ ने बैरियर स्पेल एक्टिवेट किया और वार को रोका। विकोर का वार एडोल्फ की शील्ड पर पड़ा, पर वो शील्ड ऐसे अडिग खड़ी रही जैसे लोहे की दीवार। एडोल्फ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तू इस पर हमला कर रहा है और कस इसे बचा रही है? क्या बात है कस, अब तुम इसकी तरफ हो? कस ने बिना झिझक के जवाब दिया, शील्ड मैजिक सोर्ड्समैन के खिलाफ सबसे असरदार होती है। एडोल्फ हंसा, तो ये लड़का इस शील्ड को काट पाएगा? इम्पॉसिबल। विकोर ने मुट्ठी भींची, उसकी तलवार की नोक थोड़ी सी कांपी, पर वार फिर भी नहीं टूटा। एडोल्फ अब बोर हो रहा था। अब मैं शुरू करता हूँ। एडोल्फ ने स्पेल कास्ट करना शुरू किया। विकोर उसकी हर अटैक को चकमा देता रहा, तेजी से, फुर्ती से, बिना एक भी चोट खाए। कुछ बीच में चिल्लाए, अनफेयर है एडोल्फ ने, आपने मुझसे लड़ते वक्त ये मैजिक कभी नहीं यूज किया। एडोल्फ रुक गया, तो अब तुम उसी लड़के की तरफ हो जिससे मेरी लड़ाई हो रही है? उसका चेहरा ऐसा बन गया मानो वो रो देगा। तू हरामी है वाइकोर, ये नहीं छोड़ूंगा मैं। ह्यूगो ने सब कुछ शांति से देखा। विकोर की स्पीड बहुत तेज है, डॉज कर पाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, पर मुझे रुकने की जरूरत नहीं। अब देखता हूँ ये नौजवान हाउंड क्या कर सकता है। विकोर अब एडोल्फ की हर हरकत को पढ़ रहा था। रिग्रेशन से मिली समझ और अब की उम्र की सूझबूझ, ये दोनों मिलकर उसे एक अलग ही योद्धा बना रहे थे। एडोल्फ ने घमंड से कहा, तू चाहे जितना भी वार कर ले, मेरी शील्ड नहीं टूटेगी। पर तभी वेकोर के वार शील्ड को झटकाने लगे, हर वार एक ही जगह। मशीन की तरह हमला कर रहा है ये लड़का। एडोल्फ के मन में ये सोच कौंधी, पर तभी विकोर की तलवार टूट गई। एडोल्फ ने ठाका लगाया, तलवार की ड्यूरेबिलिटी नहीं देखी, शील्ड से ज्यादा तो वो पहले ही टूट गई। हुगो और क्यूस के चेहरे पर हैरानी थी। विकोर चुप था। एडोल्फ बोलता रहा, तेरा गेम यही खत्म। पर तभी एडोल्फ के चेहरे पर पानी गिरा, छपाक, पूरा सिर भीग गया। एडोल्फ चीख पड़ा, ये क्या हुआ? पानी कहाँ से आया? विकोर ने मुस्कुरा कर कहा, पॉट तो भरा हुआ लगता था। कस को समझ आया, तलवार का वो टुकड़ा पॉट में छेद कर गया, पानी छलक पड़ा और एडोल्फ भीग गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वाइकोर ने मेरे अंकल को हरा दिया। कस की आंखों में हल्की चमक थी और मन में चल रही थी एक अजीब सी सोच, क्या मैं वाइकोर से शादी कर सकती? हुगो ने कस की ओर देखा, फिर विकर की ओर। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये उस लड़के की स्ट्रेटजी थी, ताकत थी और टैलेंट था। शायद मैं जो सोच रहा था वो लड़का उससे कहीं ज्यादा बड़ा हाउंड बन रहा है।